हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्याय 361 नेता हो। भाई लियू, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बुरा कह रहा हूँ, लेकिन जी लिंग जैसी उत्कृष्ट महिला को वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने के लिए इस विवाह समारोह में भाग नहीं लेना चाहिए। स्पष्ट रूप से आप दोनों स्वाभाविक जोड़े हैं। जैसे ही उसने लियू जेजुन को देखा, सॉन किंगफिग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है। कहावतों में ठीक ही कहा गया है, उपजाऊ पानी को किसी बाहरी व्यक्ति के खेत में मत बहने दो। मैं सच में नहीं जानता कि विला हेडकिन क्या सोच रहा है। वह जी लिंग जैसी महिला की शादी दूसरों से कैसे करवा सकता है। ये सही है, लेडी जी लिंग को निश्चित रूप से भाई लियू के साथ होना चाहिए। उसी समय बाई यूनिफे और लियू शियाओयाओ ने भी इस बात को दोहराया। खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय अपना ख्याल रखो। याद रखना, मुझे जी लिंग के बारे में कुछ भी नकारात्मक कहते हुए मत सुनना, वरना अगर मैं खुद को रोक नहीं पाया तो मुझे दोष मत देना। हालांकि लियू जिजुन ने इसे नहीं माना। तीनों लोगों को घूरने के बाद उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराए और बर्फीली ठंड की लहर के साथ वह समूह के सबसे आगे वाले हिस्से की ओर चला गया। और जब लियू जेजुन दूर चला गया तो सॉन किंगफिग का चेहरा, जो पहले एक दासतापूर्ण मुस्कान से भरा हुआ था, तुरंत उतर गया और उसने क्रूरता से कहा, यह क्या है? जब तक बड़े साहब चले न जाएं, तब तक इंतजार करो, फिर उसे मिल जाएगा। ये सही है। पहले उस लियू जिजुन का ख्याल रखना, फिर उस चू फैन का कत्लेआम करना, और उस सी लिंग का भी। हम तीनों बारी बारी से उस पर हमला करेंगे। उसे इतना घमंडी किसने बनने दिया? उसके बाद अगर वह हमें चाहेगी भी तो हम उसे नहीं देंगे। बाई यूफेई ने मन ही मन कहा, ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। ये वैसे भी 1000 राक्षस पर्वत है, और उस समय हम 1000 राक्षस पर्वत के राक्षसी जानवरों पर सारा दोष मर सकते हैं और कह सकते हैं कि उन्होंने ये किया है। सॉन किंगफिग ने इसे बहुत पसंद किया और उसकी आंखें दुर्भावना से भरी हुई थी। आह भाई किंगफेंग, भाई यूनिफे, आप दोनों जल्दबाजी नहीं कर सकते। इसलिए झिजुन को नाराज न करना बेहतर है। लेकिन ठीक उसी समय लियू शियाओयाओ ने एक मानसिक संदेश भेजा और सलाह दी, क्यों नहीं, अगर हम तीनों हाथ मिला लें तो क्या हम उसे हरा नहीं पाएंगे? सॉन किंगफेग और बाई यूनिफे दोनों ने असमंजस व्यक्त किया। मेरा विश्वास करो, लियू जेजुन ने बहुत कुछ छुपाया है और उसने सब कुछ नहीं बताया है। अगर वह सच में हमला करता है तो मुझे डर है कि जी किंगमिंग और जू झोंग्यू भी उसे हरा नहीं पाएंगे। लियू शियाओयाओ ने गंभीरता से कहा, और ये देखने के बाद कि उन दोनों में अभी भी कुछ संदेह है, उसने और विस्तार से बताया, मेरी स्वतंत्र और अप्रतिबंधित घाटी में एक वरिष्ठ व्यक्ति पहले के समय में प्रतिष्ठित विला में गया था। उसने व्यक्तिगत रूप से लियू जेजुन को अपनी ताकत से 2 स्वर्ग क्षेत्र के राक्षसी जानवरों को मारते हुए देखा था। वह लियू जेजुन। उन शब्दों को सुनने के बाद सॉन किंगफेंग और बाई यूनफेई दोनों ने ठंडी हवा की सांस ली। राक्षसी जानवरों के शरीर बेहद शक्तिशाली थे और उनकी जीवन प्रत्याशा मनुष्यों की तुलना में अधिक थी। जब एक ही साधना स्तर के मनुष्यों से तुलना की गई तो राक्षसी जानवरों की ताकत मनुष्यों से कहीं अधिक थी। लियू जेजुन 2 स्वर्ग क्षेत्र के राक्षसी जानवरों को मारने में सक्षम होने से पहले ही पता चल गया था कि उसकी ताकत कितनी शक्तिशाली थी। कम से कम वे तीनों ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। अकेले स्वर्ग क्षेत्र के राक्षसी जानवर का सामना करने की बात तो दूर, अगर वे तीनों एक का भी सामना करें तो भी वे उसे हरा नहीं पाएंगे। 2 की तो बात ही छोड़िए। तब से सॉन किंगफेंग, बाई यूनफे और लियू शियाओयाओ के पास लियू जेजुन का सामना करने के बारे में कोई भी विचार छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा निराश किया वह ये नहीं था कि वे लियू जेजुन से निपट नहीं सकते थे, बल्कि यह था कि वे जी लिंग को छू नहीं सकते थे क्योंकि लियू जेजुन वहां था। वे वास्तव में देखना चाहते थे कि जी लिंग जैसी असाधारण सुंदरता का स्वाद कैसा है, लेकिन अभी वे उस अवसर को खोने जा रहे थे। इस कारण वे अंतहीन रूप से दुखी थे। 1000 राक्षस पर्वत बहुत बड़ा था। अगर कोई पैदल चले तो ये बहुत लंबा होगा, खास तौर पर तब जब दृश्य में मौजूद लोगों की ताकत बराबर नहीं थी, क्योंकि गहन क्षेत्र और मूल क्षेत्र दोनों में लोग थे। इसलिए उन्हें इवेंट के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले पूरा दिन बिताना पड़ा। रास्ते में उन्हें कई राक्षसी जानवर मिले।
हालांकि उनकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए जब कोई राक्षसी जानवर उनकी नजरों के दायरे में आया तो वहां मौजूद पुरुषों ने इसे अपनी ताकत दिखाने का मौका समझा और राक्षसी जानवरों को मारने के लिए लड़ाई की। इस प्रकार जितने भी राक्षसी जानवर दिखाई दिए वे सभी बदकिस्मत कहे जा सकते हैं, क्योंकि वे सभी बहुत ही दयनीय तरीके से मरे। उन्हें उन नरों के एक समूह द्वारा यातना देकर मार डाला गया जिनमें विवेक नहीं था। उन्होंने एक भी पूरी लाश नहीं छोड़ी। यद्यपि यह आयोजन आपके व्यक्तिगत साहस का परीक्षण कर रहा है, साथ ही यह आपकी समग्र लड़ाकू क्षमताओं का भी परीक्षण कर रहा है। इसलिए मैं सभी को सलाह देता हूं कि वे समूह को न छोड़ें। एकजुट कार्रवाई की कमान संभालने के लिए एक नेता चुनना सबसे अच्छा होगा। जहां तक आपके समूह का नेतृत्व करने का प्रश्न है तो यह आपको चुनना होगा। 10 दिन बाद शुरू होंगे। 10 दिन बाद मैं तुम्हें लेने यहाँ आऊंगा। प्रेस्टीजियस विला के मैनेजर एल्डन ने कुछ आखिरी निर्देश दिए और वे चले गए, और उनके जाने से तथाकथित इवेंट की आधिकारिक शुरुआत भी हो गई। और मैनेजर के चले जाने के बाद सब लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। सब इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि नेता कौन होना चाहिए। ठीक उसी समय लियू जिजुन भीड़ के बीच में चला गया, अपने चारों ओर देखा, फिर जोर से बोला, सब लोग, कार्यक्रम पहले ही आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। अभी बड़े के जाने से पहले उसने भी यह कहा था, वर्तमान में हम एक पूरे हैं, इसलिए हमें एक नेता की आवश्यकता है। केवल एक उचित नेता ही हमें इस खतरनाक भूमि में बेहतर तरीके से जीवित रहने दे सकता है। प्रतिष्ठित विला के नंबर 1 शिष्य के रूप में मैं लियू जिजुन 1000 राक्षस पर्वत के बारे में अपेक्षाकृत अच्छी समझ रखता हूँ, और मैंने पहले भी कई बार राक्षसी जानवरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इसलिए मैं स्वेच्छा से इस नेता बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या किसी को कोई आपत्ति है। कोई आपत्ति नहीं। मुझे सीनियर लियू का नेतृत्व पसंद है। मैं भी सहमत हूँ। चाहे साधना, योग्यता या बुद्धि के मामले में हो, सीनियर लियू हम सभी में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति हैं। वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारा नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त हैं। लियू जिजुन के बोलने के बाद प्रतिष्ठित विला की सभी सुंदरियां सहमत होने लगी, और जब उन्होंने अपनी स्वीकृति व्यक्त की तो कौन आपत्ति उठाएगा। इस बात को अलग रखते हुए कि आपत्ति जताने का मतलब सुंदरियों को अपमानित करना था, उन्होंने जो कहा वह भी सही था। समूह के भीतर केवल लियू जिजुन ही उनका नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त था। फिर जैसी कि उम्मीद थी, लियू जिजुन सभी का नेता बन गया, और लियू जिजुन ने जो पहला निर्णय लिया वह ये था कि वे और अधिक अंदर न जाएं, जहां थे वहीं रुके, शिविर स्थापित करें और एक रात आराम करें, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और सभी लोग यात्रा से थक चुके थे। ये कहना जरूरी था कि लियू जिजुन के पास नेतृत्व करने की कुछ क्षमताएं थीं। शिविर स्थापित करने के निर्णय के बाद उन्होंने काम को व्यवस्थित रूप से विभाजित करना शुरू कर दिया। उन्होंने विश्व स्पिरिटिस्टों को पता लगाने वाली स्पिरिट संरचनाएं और रक्षा स्पिरिट संरचनाएं बनाने दी, जिससे उस स्थान पर एक अदृश्य रक्षात्मक किला बन गया। चू फैंग ने यह भी बताया कि वह एक विश्व प्रेतात्मावादी है। ऐसा नहीं था कि वह अपनी विशेष योग्यताएं दिखाना चाहता था, बल्कि वह उस मौके का उपयोग एक आत्मा संरचना बनाने के लिए करना चाहता था जिसमें एक छेद हो ताकि उसके लिए बच निकलना सुविधाजनक हो। और पुरुषों और महिलाओं में अंतर के कारण पुरुषों और महिलाओं के बीच कुछ दूरी थी, लेकिन शायद रात में आराम करने की वजह से, और यह वास्तव में असुविधाजनक था, जी लिंग ने चू फैंग से उसके पास रहने का अनुरोध नहीं किया। लेकिन जब वे अलग हुए तभी उसने चू फैंग को धमकी दी, अपना मुंह खुद संभालो। चू फैंग ने उस परिस्थिति का सामना करते हुए मन ही मन जश्न मनाया। उसने पहले ही संकल्प कर लिया था कि जब रात गहरी हो जाएगी और लोग शांत हो जाएंगे तब वह चुपके से इस जगह से चला जाएगा। जूनियर चू फैंग, क्या जूनियर चू फैंग यहाँ है? लेकिन जैसे ही रात का रंग उतरा, एक सुंदर आवाज वाली महिला चू फैंग के तंबू के सामने पहुंची और उस मधुर आवाज में पुकारने लगी। अध्याय 362 ज़िया ले र। उस समय चू फैंग अपने आराम तंबू में पैर मोड़कर बैठा था और साधना कर रहा था, लेकिन अचानक आए आवाज ने चू फैंग को उसकी साधना अवस्था से जगा दिया। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उसे बुलाया गया था, तो स्वाभाविक रूप से विनम्रता से चू फैंग को एक नज़र देखने के लिए बाहर जाना पड़ा। चू फैंग के तंबू से बाहर निकलने के बाद उसने पाया कि वर्तमान में उसके तंबू के सामने एक सुंदरी खड़ी थी। उस सुंदरी के चेहरे की बनावट बहुत ही नाजुक थी और उसका फिगर भी बहुत अच्छा था। उसकी आंखें अखरोट जितनी बड़ी थीं और पलकें बाहर निकली हुई थीं। उसकी आंखों के भाव स्पष्ट थे, जो उसे बेहद आकर्षक बना रहे थे। अगर कोई यह कहे कि महिला का कौन सा अंग सबसे आकर्षक है,
तो वह निश्चित रूप से उसकी मनमोहक आंखें नहीं होंगी, बल्कि उसकी छाती के सामने 2 पर्वत शिखर होंगे जो उसके सांस लेने पर बाहर आने की इच्छा रखते हैं। चू फैंग ने जब उस दृढ़ और उभरे हुए रूप को देखा तो चू फैंग का दिल सचमुच हिल गया। उस सुंदरी की साधना कम नहीं थी। वह गहन क्षेत्र के 9वें स्तर पर थी और वह उन 9 सुंदरियों में से एक थी जिन पर बाई यूनिफेई और अन्य लोगों की नज़र थी। जूनियर चू फैंग, मुझे ज़िया ले र कहा जाता है। सुडौल महिला जिसने खुद को ज़िया ले र कहा, पहले आकर्षक ढंग से मुस्कुराए, फिर विनम्रता से चू फैंग का अभिवादन किया। तो ये सीनियर ज़िया है। मुझे आश्चर्य है कि इस समय मुझे ढूंढने का तुम्हें क्या मतलब है। चू फैंग ने भी विनम्रता से अभिवादन किया। जूनियर चू फैंग, क्या आपने अभी तक खाना खा लिया है? ज़िया ले र ने पूछा। अभी नहीं। चू फैंग ने अपने चारों ओर देखा और उसने देखा कि बहुत से लोग वास्तव में रात का खाना खा रहे थे। जब उसने अपना तंबू लगाया तब से वह साधना कर रहा था, इसलिए उसने रात का खाना नहीं खाया। उस विषय पर वह वास्तव में थोड़ा भूखा था। संयोग से मैंने अभी रात का खाना बनाना समाप्त किया है, इसलिए मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप आएं और मेरे साथ खाना खाएं और मेरे काम का स्वाद लें। ज़िया ले र ने धीरे से आमंत्रित किया। यह बहुत अच्छा नहीं लग रहा है न? चू फैंग थोड़ा हिचकिचाया। आखिरकार अभी नर और मादा के विश्राम स्थल पहले से ही अलग अलग थे। अगर वह एक नर मादा के विश्राम स्थल में चला गया तो किसी भी गड़बड़ी से बचना मुश्किल होगा। आसमान अभी काला हुआ है और मेरे जूनियर और सीनियर ने अभी तक आराम नहीं किया है। यह सुविधाजनक कैसे है? जूनियर चू फैंग, ऐसा नहीं है कि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगी, है न? उसके चेहरे पर एक भाव था जो दिखा रहा था कि वह मुश्किल स्थिति में थी। बिल्कुल नहीं, चूंकि यह ऐसा है इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक आपका निमंत्रण स्वीकार करूंगा। ये देखकर चू फैंग ने जल्दी से स्वीकार कर लिया। आखिरकार वह एक महिला थी और अगर उसने इतने सारे लोगों के सामने खुद को आमंत्रित करने के बाद वास्तव में मना कर दिया तो यह वास्तव में उसे एक अजीब स्थिति में डाल देगा। चूंकि चू फैंग को ज़िया ले र द्वारा आमंत्रित किया गया था, इसलिए वह महिला के विश्राम क्षेत्र की ओर चला गया। उसे तो सचमुच मर जाना चाहिए। इस बदमाश को ये किस्मत कहाँ से मिली कि एक सुंदरी उसे खाने पर बुला सकती है। हम इतने कड़वे तरीके से राशन खा रहे हैं, फिर भी वह एक सुंदरी द्वारा बनाए गए अच्छे व्यंजनों का स्वाद चख सकता है। वह वास्तव में किसी व्यक्ति को मौत के घाट उतार सकता है। हे भगवान! हालांकि प्रतिष्ठित विला की यह महिला काफी सुंदर है, लेकिन वास्तव में उसके पास ग्रेड का अच्छा निर्णय नहीं है। उसकी आंखें कैसी हैं? वह चू फैंग, उस कमबख्त बदमाश पर कैसे नजर रखती है? चू फैंग और ज़िया ले र को पीछे हटते देख कुछ लोगों को ईर्ष्या हुई, कुछ लोगों ने प्रशंसा की और विशेष रूप से सोन किंग फेंग और अन्य लोगों ने, जिन्होंने खुद को साधारण माना, क्रोध में अपने दांत पीस लिए। ज़ी लिंग के साथ असफल रूप से जुड़ने के बाद उन्होंने अपने लक्ष्य को ज़ियाओ ले र और अन्य सुंदरियों पर भी बदल दिया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि भले ही ज़ियाओ ले र और अन्य ने ज़ी लिंग की तरह सीधे तौर पर मना नहीं किया, फिर भी उन्होंने उनके अच्छे इरादों को अस्वीकार कर दिया। उनकी आंखों के सामने ही जिस लड़की को वे पसंद करते थे वह चू फैंग को आमंत्रित करने के लिए चली गई थी। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? उनके पेट में वास्तव में गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन इसे बाहर निकालने की कोई जगह नहीं थी। साथ ही चू फैंग के प्रति उनकी नफरत थोड़ी और मजबूत हो गई। वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा काम इतना अच्छा होगा। ज़िया ले र का तंबू चू फैंग के तंबू जितना सरल और खुरदरा नहीं था। ये बेहद खूबसूरत था, खास तौर पर तंबू के अंदर का हिस्सा। कुर्सियां, मेज, जो कुछ भी होना चाहिए था वह वहां था। जंगल में रहना कैसा लगता होगा? ये बस ऐसा था जैसे यह एक गर्म और आरामदायक कमरा हो। लेकिन उस समय चू फैंग के मन में कमरे के लेआउट की प्रशंसा करने का मन नहीं था। उसकी भूख अच्छे व्यंजनों की मेज से ही शांत हो गई थी और वह अब अपनी आस्तीन को पीछे खींच रहा था, अपनी बाह को दिखा रहा था और बेतहाशा भोजन से खुद को भर रहा था। अगर तुम्हें ये पसंद है तो ये बहुत बढ़िया है, और अगर तुम्हें पसंद है तो और खाओ। ज़िया ले र चू फैंग के पास ही रही और चू फैंग के लिए शराब परोसती रही और खाना लाती रही। उसने बहुत अच्छी सेवा दी। वरिष्ठ ज़िया, आपके छोटे वाइन फ्लैगन से शराब के 3 बड़े कटोरे पहले ही डाले जा चुके हैं। अभी और कैसे है? चू फैंग ने वाइन फ्लैगन को देखा जो 1 इंच भी बड़ा नहीं था, फिर अपने हाथ में विशाल चीनी मिट्टी के कटोरे को देखा। वह थोड़ा हैरान हुआ। हे जूनियर चू फैंग, मेरा फ्लैगन एक खजाना है। इसका प्रभाव कॉस्मोस सेक्स जैसा ही है।
हालांकि यह मेरी हथेली जितना ही बड़ा है, लेकिन इसके अंदर शराब के 3 बड़े टैंक हैं और अगर आप पूरे 1 महीने तक लगातार पीते हैं तो भी आप इसे खत्म नहीं कर पाएंगे। जिया ले र ने मुस्कुराते हुए समझाया। क्या वाकई कोई जादुई चीज है? सीनियर जिया, क्या आप इसे मुझे दिखाने के लिए उधार दे सकते हैं? एक विश्व अध्यात्मवादी के रूप में चू फैंग को सभी प्रकार के नए और अजीब गैजेट में बहुत दिलचस्पी थी। ये जानने के बाद कि फ्लैगन एक खजाना था, वह इसे जिया ले र के हाथों से लेने और विस्तार से देखने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन सतह से चू फैंग को इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा था। इसलिए उसने अपनी अतिशय आध्यात्मिक शक्ति को फ्लैगन में प्रक्षेपित किया और कुछ समय के लिए गंभीरता से इसका अध्ययन करना चाहा। तारांकन हुआ टिल्ड 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 टिल्ड, लेकिन किसने सोचा होगा कि जैसे ही चू फैंग की आत्मा शक्ति ने फ्लैगन को छुआ, वह वास्तव में फट गया और उसी समय भारी मात्रा में शराब छलक आए और जब चू फैंग अचंभित हुआ तो यह उसके पूरे शरीर पर छिड़क गई। जूनियर चू फैंग, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें याद दिलाना भूल गई। तुम इसका निरीक्षण करने के लिए आत्मा शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते, अन्यथा ये फट जाएगा। ये देखकर जिया ले र ने जल्दी से चू फैंग के शरीर पर लगी शराब पोंछी और उसका चेहरा घबराहट और अपराधबोध के भावों से भर गया। सीनियर जिया, मुझे सच में खेद है। मुझे नहीं पता था कि इस फ्लैगन का निरीक्षण आत्मा शक्ति से नहीं किया जा सकता। लेकिन चिंता मत करो, मैं चू फैंग इसकी भरपाई करूंगा। चू फैंग को अनजाने में फ्लैगन को नष्ट करने पर शर्म महसूस हुई। जूनियर चू फैंग, आप क्या कह रहे हैं? ये तो एक खिलौना है और इसका कोई मूल्य नहीं है। आपको क्षतिपूर्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं और तुम्हें इस तरह सर्दी लग जाएगी। क्यों ना मैं पहले बाहर जाऊं और तुम जल्दी से अपने कपड़े बदल लो। कपड़े बदलने के बाद फिर खाना जारी रखो। जिया ले र को अपने खुद के फ्लैगन की भी चिंता नहीं थी। इसके बजाय उसे चू फैंग के शरीर की चिंता थी। ये ठीक है। जिया ले र को इस तरह देखकर चू फैंग के दिल में गर्मजोशी का भाव उमड़ आया। हालांकि उसे उसके सुंदर रूप से कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब उसने उसका इतना ख्याल रखा तो उसे मित्रता की भावनाएं महसूस हुईं। इसलिए जब जिया ले र मुड़ी और तंबू से बाहर चली गई तो चू फैंग ने अपने कपड़े उतार दिए जो शराब से भीगे हुए थे। तारांकन स्विश। लेकिन ठीक उसी समय जिस तंबू में चू फैंग था उसे अचानक उठा दिया गया और चू फैंग, जिसका ऊपरी आधा हिस्सा नग्न था, जंगल में प्रकट हो गया। मदद करो, जल्दी से मेरी मदद करो। और ठीक उसी समय चू फैंग के पीछे से एक बेहद डरावनी आवाज सुनाई दी और जब उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो वह जिया ले र थी। उस समय उसकी खूबसूरत स्कर्ट पहले से ही फट चुकी थी और कपड़ों के बाहर काफी बर्फ सी सफेद त्वचा दिख रही थी। उसके दोनों हाथ उसकी छाती के सामने क्रॉस किए हुए थे, जो सामने की बर्फ सी सफेद दोहरी चोटियों को छिपा रहे थे और वह अतुलनीय शिकायत के साथ रो रही थी। वरिष्ठ जिया, क्या हुआ? ये देखकर चू फैंग, जिसकी जिया ले र पर अच्छी छाप थी, जल्दी से दौड़कर आया और तनाव से पूछा। छोड़ो। लेकिन किसने सोचा होगा कि जैसे ही वह पास आया, जिया ले र ने वास्तव में चू फैंग को धक्का दे दिया था। फिर तुरंत बाद वह भी शक्तिहीन होकर जमीन पर लेट गई, चू फैंग की ओर इशारा किया और कहा, चू फैंग तुम जानवर हो। मैंने तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया था, फिर भी तुमने शराब में जहर मिला दिया और अमर चीजें करने का मौका लेना चाहा। क्या तुम एक इंसान भी हो? अध्याय 363 फंसाने वाली सफलता। कोई मुझे बचाओ। बेहद कमजोर आवाज में जिया ले र ने जोर से चिल्लाया। उसी समय पास के तंबू में पहले से मौजूद महिलाएं दौड़कर आईं। जी लिंग भी दौड़कर आया। यहाँ तक कि दूसरे क्षेत्र में मौजूद पुरुष भी बहुत तेजी से दौड़े और जब उन्होंने वह दृश्य देखा तो उनमें से सभी के चेहरे पर क्रोध के भाव उभर आए। और अपने आसपास की स्थिति को देखते हुए और जिया ले र की उपस्थिति को देखते हुए चू फैंग वास्तव में जोर से चिल्लाना चाहता था, लानत है तुम्हारी मां पर, क्योंकि वह जानता था कि वह उसके जाल में फंस गया है। हालांकि उसे नहीं पता था कि जिया ले र को खुद को फंसाने की जरूरत क्यों थी, लेकिन वर्तमान में वह वास्तव में सफल रही। वरिष्ठ जिया, मुझे आपसे कोई शिकायत या नफरत नहीं है। आपको मुझे इस तरह से फंसाने की क्या जरूरत है? हालांकि वह जानता था कि स्थिति ठीक नहीं चल रही थी, चू फैंग घबराया नहीं। उसने अपने कॉस्मोस सेक्स से कपड़े निकाले, उन्हें पहना और जिया ले र से सवाल किया, सीनियर जिया, क्या आप ठीक हैं? जूनियर जिया, डरो मत, हम यहाँ हैं और सीनियर लियू जल्द ही आएंगे। उसी समय प्रतिष्ठित विला की महिलाएं पहले से ही ऊपर आ गई थीं और उन्होंने जिया ले र को कपड़ों से ढक दिया था। बहुत जल्दी लियू झिझुन भी दौड़कर आया।
वो ज़िया ले र के पास गया और चिंता से पूछा, जूनियर ले र, यहाँ क्या मामला है? वास्तव में क्या हुआ? वो टिल्ड 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 टिल्ड। उसी क्षण ज़िया ले र पहले तो अतुलनीय शिकायत के साथ जोर से रोई और उसके बाद ही उसने डरपोक और कांपती आवाज में लियू जिजुन से बात की। वरिष्ठ लियू, मैंने देखा कि चू फैंग युवा था और उसके लिए अकेले बाहर रहना आसान नहीं था। इसलिए रात का खाना बनाने के बाद मैंने उसे मेरे साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन कौन सोच सकता था कि भले ही वह बूढ़ा न हो, लेकिन वह एक कामुक और बेशर्म व्यक्ति है जिसके हौसले आसमान को छूने वाले हैं। जब मैं दूसरी तरफ देख रहा था तब उसने मेरी शराब में जहर मिला दिया था, और जब मेरी सारी शक्तियां खत्म हो गईं, तो उसके मन में अनैतिक इच्छाएं पैदा हो गईं और वह मुझ पर हिंसक हमला करना चाहता था। अगर ऐसा नहीं होता कि मैंने जो रहस्यमय तकनीक सीखी है वह गहरी है, जिससे मुझे शक्ति का एक अंश रखने की अनुमति मिलती है, तो मुझे डर है कि आज मैं अपने ही तंबू में इस जानवर द्वारा कलंकित हो जाती। जैसे ही ज़िया ले र ने उस बिंदु पर बात की, उसकी चीखें बिना आवाज के थीं और उसका चेहरा आंसुओं से भर गया था। जब लोग देखते थे तो उन्हें दया आती थी, और उसके शानदार अभिनय से आसपास के सभी लोग उसके झांसे में आ गए। सभी लोग गुस्से से चू फैंग को देख रहे थे, खास तौर पर पुरुष। उनकी आंखों में खून की प्यास दिखाई दे रही थी और वे सच में चू फैंग को हजारों बार काटना चाहते थे और उसके 8 टुकड़े करना चाहते थे। हालांकि चू फैंग को दूसरों की ज्यादा परवाह नहीं थी, उसे जी लिंग की परवाह थी। उसे सबसे ज्यादा परवाह जी लिंग की खुद के बारे में राय की थी। आखिरकार वह अभी भी दिव्य शरीर के साथ ऐसा करना चाहता था। लेकिन अफसोस की बात है कि हालांकि जी लिंग ने दूसरों की तरह हत्या करने की मंशा नहीं दिखाए और न ही क्रोध दिखाया, लेकिन उस पल उसकी सुंदरता का छोटा सा चेहरा थोड़ा अस्वाभाविक था। वह थोड़ी गुस्से में लग रही थी और स्पष्ट रूप से ज़िया ले र ने उसके प्रति नकारात्मक भावनाएं प्रकट की। चू फैंग, तुम कितने अच्छे इंसान हो। तुम जवान हो, फिर भी तुम्हारा दिल बहुत दुष्ट है। जूनियर ज़िया को तुम पर दया आ गई और उसने उदारता से तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन न केवल तुम नहीं जानते थे कि कृतज्ञता क्या होती है, बल्कि तुमने उसकी दयालुता का बदला घृणा से चुकाया और जूनियर ज़िया के साथ ऐसा व्यवहार किया। अगर तुम अपनी इस उम्र में ही ऐसे हो, तो जब तुम बड़े होगे तो क्या तुम दूसरे कामुक बूढ़े आदमी नहीं बन जाओगे? 9 प्रांतों के महाद्वीप में कितनी महिलाएं तुम्हारे जहरीले हाथों से पीड़ित होंगी। लियू जिजुन खड़ा हुआ, चू फैंग की ओर इशारा किया और गुस्से से दहाड़ा। उसी समय कई 100 पुरुष एक साथ आगे बढ़े और चू फैंग को कसकर घेर लिया, जिससे उसका भागने का रास्ता बंद हो गया। कुछ लोग चू फैंग के पास भी आ रहे थे और उन्होंने उस पर हमला करने की योजना बनाई। धिक्कार है लियू जिजुन, तुमने सिर्फ उसके एक तरफा शब्द सुने, फिर भी तुमने तय कर लिया कि उसने जो कहा वो सच था, जैसे कि तुमने खुद देखा हो कि क्या हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दृश्य तुम्हारे द्वारा निर्देशित था? चू फैंग भी डर नहीं रहा था और इसके बजाय उसने लियू जिजुन को डांटना शुरू कर दिया। बकवास। ये शब्द सुनने के बाद लियू जिजुन के चेहरे के भाव बदल गए। फिर तुरंत बाद उसने कहा, बहुत से लोगों ने तुम्हारी हरकतें देखी हैं। तुम अभी भी बहाने बनाने की हिम्मत रखते हो। बहाने? मुझे, चू फैंग को बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वे बेकार होंगे। लेकिन लियू जिजुन और ज़िया ले र, तुम दोनों को यह अच्छी तरह याद है, मैं चू फैंग फंसाने में मजेदार नहीं हूँ। जल्दी या बाद में मैं तुम दोनों को इसकी कीमत चुकाने दूंगा। चू फैंग भी गुस्से में था। दूर से कुत्तों की जोड़ी को देखते हुए वह भयंकर रूप से चिल्लाया, अरे चू फैंग, तुमने धमकी देने के लिए ऐसे दुर्भावनापूर्ण शब्द बोलने की भी हिम्मत की। मुझे डर है कि तुम्हें सीनियर लियू और सीनियर ज़िया से बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा। भाइयों, चलो हम सब एक साथ चलते हैं और इस छोटे कामुक राक्षस और दुष्ट चू फैंग को कानून की रस्सियों से बांधते हैं। भीड़ में से किसी ने अचानक जोर से चिल्लाया और उस व्यक्ति के जोर से चिल्लाने के बाद चू फैंग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि सभी दिशाओं से असीम आभा की परतें उसे घेर रही थीं और उस पर हमला कर रही थीं। कुएं में गिरे लोगों पर पत्थर फेंकने वाले अलग अलग तरह के लोग होते हैं। मैं चू फैंग अपने दिल में उन लोगों को याद करता हूं जिन्होंने मुझ पर हमला किया। हमारे बीच की दुश्मनी भविष्य में वापस आ जाएगी। चू फैंग ने छलांग लगाए और अपने पैरों के नीचे एक चमक के साथ वह हवा में उठा और रात के आसमान की ओर तीर की तरह उड़ गया। ये कैसे संभव है? ये बच्चा सचमुच उड़ सकता है। चू फैंग को हवा में उड़ता देख हर कोई आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। आखिरकार हवा में चलना कोई ऐसी चीज नहीं थी जो गहन क्षेत्र में रहने वाले लोग कर सकते थे,
फिर भी चू फैंग जैसे युवा ने वास्तव में ऐसा कर दिखाया था। वे आश्चर्यचकित क्यों नहीं हुए? वह केवल एक विशेष प्रकार के मार्शल कौशल को समझता है। सभी लोग चिंता न करें, यहाँ पहले से ही एक रक्षा संरचना रखी गई है। यह न केवल बाहर को रोकती है बल्कि अंदर को भी रोकती है। आज भले ही चू फैंग के पास पंख हों, वह बच नहीं पाएगा। हालांकि जब उसने चू फैंग के भागने का सामना किया तो लियू झिझुन ने घृणा से ठंडी सांस ली और एक विचार के साथ आत्मा निर्माण की एक अदृश्य परत प्रकट हुई और इसने पहाड़, जंगल, हर चीज को घेर लिया। लियू झिझुन भी एक विश्व अध्यात्मवादी थे और उन्होंने ग्रे रंग की आत्मा संरचनाओं की शक्ति को समझा। जब आत्मा संरचना स्थापित की जा रही थी तो वह व्यक्ति बन गया जो संरचना के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता था। हालांकि पहले से ही आकाश को ढंकने वाले आत्मा गठन का सामना करते हुए चू फैंग ने केवल ठंडी सांस ली और एक विचार के साथ ग्रे रंग के आत्मा गठन की शक्ति ने उसके शरीर को ढांक लिया और यह वास्तव में एक कुंजी की तरह दिखाई दिया। फिर उसने ऊपर स्पिरिट फॉर्मेशन में एक बिंदु की ओर मूव किया और सीधे उस पर हमला किया। धमाके के साथ स्पिरिट फॉर्मेशन वास्तव में नष्ट हो गया। चू फैंग वहां से गुजरा और वह दूर क्षितिज की ओर भागने लगा। अरे यार, इस बदमाश ने स्पिरिट फॉर्मेशन में छेद कर दिया। उसने बहुत पहले से ही इसकी योजना बना रखी थी। ये देखकर कि उसने जो स्पिरिट फॉर्मेशन खोला था उसे चू फैंग ने इतनी आसानी से तोड़ दिया, लियू झिझुन को हल्का गुस्सा नहीं आया। उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने चू फैंग को स्पिरिट फॉर्मेशन बनाने में शामिल होने दिया, क्योंकि अन्यथा वह उसे सुरक्षित रूप से भागने का मौका नहीं देता। चिंता मत करो, वह गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर एक साधारण बच्चा है। वह हमारे हाथों से कैसे बच सकता है? इस बदमाश को हमारे हवाले कर दो। हालांकि जब चू फैंग ने आत्मा संरचना को तोड़ा तो भीड़ में से 3 शरीर हवा में उठे और चू फैंग से भी अधिक तेज गति से उन्होंने उसका पीछा किया। वे 3 लोग कोई और नहीं बल्कि सोन किंग फेंग, बाई यूफे और लियू झिझुन थे, जो पहले से ही चू फैंग के प्रति नाराजगी और यहाँ तक कि घृणा से भरे हुए थे। 3 लोगों को जाते हुए देखकर कई लोग राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि तीनों प्रतिभाशाली लोगों का व्यवहार बहुत उचित नहीं था। आखिरकार वे स्वर क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। चूंकि वे बाहर गए थे, इसलिए चाहे चू फैंग के तरीके सामान्य ज्ञान के कितने भी विपरीत क्यों न हो, वह निश्चित रूप से पकड़ा जाने वाला था। अध्याय 364। आओ अपने दादाजी का पीछा करो। उस समय चू फैंग इंपीरियल स्काई तकनीक का उपयोग कर रहा था और हवा को चलने से रोक रहा था। हालांकि बहुत दूर भागने से पहले उसने महसूस किया कि 3 असीम आभाएं तेजी से उसका पीछा कर रही हैं। उसने पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाया और पीछे क्षितिज में उन्होंने 3 वायुमंडल छोड़े जो इतने भयावह थे कि वे ऊपर उठ गए। 3 आभाएं बहुत शक्तिशाली थीं और यहाँ तक कि हवा भी मुड़ गई। रात के आसमान में उमड़ता हुआ वायुमंडल जैसा भी नहीं लग रहा था। वे 3 डरावने चेहरों की तरह लग रहे थे और ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि उन्हें बनाने वाले लोग खून की प्यास से भरे हुए थे। और जैसे ही 3 भयानक वातावरण नजदीक आए, चू फैंग ने उनके चेहरे साफ देखे। वे बिल्कुल सोन किंग फेंग, बाई यूनफे और लियू शियाओयाओ थे। सोन किंग फेंग, बाई यूनफे, लियू शियाओयाओ, क्या तुम तीनों लियू झिझुन के कुत्ते के पैर नहीं हो? वह मेरा पीछा नहीं करता तो तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? चू फैंग ने अपना सिर घुमाया और शाप दिया। लानत है इस बदमाश पर। गाली देना जारी रखो, जोर से गाली दो। थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि हमें गाली देने का क्या नतीजा होता है। सोन किंग फेंग और दूसरे लोग पहले से ही चू फैंग को नापसंद करते थे, इसलिए चूंकि चू फैंग के साथ खुलकर और न्यायपूर्ण तरीके से पेश आने का एक मौका था तो वे इसे कैसे जाने दे सकते थे। 3 बदमाश, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम अपनी छोटी छोटी टांगों से अपने दादा यानी मुझ तक पहुंच सकते हो? मुझे पता है कि तुम तीनों ज़ीलिंग से दिल से प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे दादाजी तुम्हें ये बता दूं, जल्दी या बाद में ज़ीलिंग मेरी होगी। तुम तीनों को उसे पाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आओ पीछा करो, पीछा करते रहो। आओ अपने दादाजी का पीछा करो। अगर आज तुम मुझे पकड़ पाते हो तो मैं कहूँगा कि तुम सभी प्रभावशाली हो। अगर तुम मुझे नहीं पकड़ पाते तो जाओ और पछताओ। सिर्फ तुम तीनों ही नहीं, तुम्हारी पीठ पीछे की ताकतें भी आज के कामों की कीमत चुकाएंगी। मेरा, तुम्हारे दादाजी का, तुम्हारे फायर गॉड स्कूल, हिडन व्हाइट सेक्ट और फ्री एंड अनरेस्ट्रेन्ड वैली में कुछ मुलाकातें करने के लिए जाने का इंतजार करो। उन शब्दों को बोलने के बाद उसके शरीर में गहन शक्ति अचानक बदलने लगी
और इसके तुरंत बाद नीले रंग की गैस का एक बड़ा क्षेत्र उसके शरीर से बाहर निकलने लगा और चू फैंग के नीचे संघनित होने पर यह एक नीले ड्रैगन का रूप ले लिया। बेटे, तुम्हारे शब्द बहुत बड़े हैं, अभी मैं आकर तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। सोन किंगफैंग अब और सहन नहीं कर सकता था। उसके कदमों में बदलाव आया और उसकी गति तुरंत काफी बढ़ गई। उसने एक विशेष शारीरिक मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया। उसी समय बाई यूफेई और लियू शियाओयाओ ने भी शारीरिक मार्शल कौशल का प्रदर्शन किया, जिसमें वे सभी निपुण थे क्योंकि वे तेजी से चू फैंग की ओर बढ़ रहे थे। हम्फ, 3 बकवास। तुम्हें स्वर्ग क्षेत्र में होने पर शर्म आनी चाहिए। तुम यहाँ अपने दादा को भी नहीं पकड़ सकते जो गहन क्षेत्र के केवल तीसरे स्तर पर हैं। आप सभी ने वास्तव में मार्शल साधना में इतने साल बर्बाद कर दिए और अनगिनत संसाधनों को बर्बाद कर दिया। आप सभी को देखो, आप 30 साल की उम्र की ओर बढ़ रहे हैं, फिर भी आप एक बच्चे को भी नहीं पकड़ सकते जो वयस्क भी नहीं है। क्या आपने कुत्तों की तरह जीवन जिया है? जो भी हो, मैं तुम्हारा दादा जल्दी में हूँ और मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। तुम धीरे धीरे घूम सकते हो। स्वर्ग लोक, इस लोक को तुम्हारे शरीर पर थोपना वाकई बेकार है। चू फैंग तीनों लोगों का अपमान करता रहा और जब तीनों उसके पास पहुंचने वाले थे तभी उसने अपने नीचे स्थित नीले ड्रैगन को बुलाया और दूर क्षितिज की ओर भाग गया। छोटे बच्चे, मैं न केवल तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा बल्कि तुम्हारी जीभ भी काट दूंगा, तुम्हें 8 टुकड़ों में बांट दूंगा, फिर तुम्हारी लाश को 10,000 टुकड़ों में तोड़ दूंगा। सोन किंगफिग ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और अपने हाथ से स्वर्गीय शक्ति से संघनित एक विशाल हाथ को पकड़कर चू फैंग को कुचलना चाहा। उनके अनुमान के अनुसार उस दूरी के साथ स्वर्ग शक्ति द्वारा निर्मित उनका हाथ निश्चित रूप से चू फैंग को पकड़ने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि चू फैंग के शरीर के नीचे नीले रंग की चीज हिल गई, उसकी पूंछ मुड़ गई और वह कई हजार मीटर दूर बहुत तेजी से भाग गई। वे सभी बहुत पीछे जा गिरे और पलक झपकते ही वह नीचे जंगल में घुस गया और गायब हो गया। जब उन्होंने खुद देखा कि चू फैंग बिजली की तरह तेजी से गायब हो गया तो सोन किंगफैंग और बाकी लोगों ने एक साथ अपने कदम रोक दिए। वे हवा में खड़े हो गए, उनके हाव भाव अजीब थे और वे एक दूसरे को देखने लगे। एक दूसरे को घूरने के बाद ही, बिना ये जाने कि उस स्थिति में क्या करना है, उन्होंने एक साथ कहा, ये बदमाश इतना तेज कैसे है। जब सोन किंगफैंग और 2 अन्य चू फैंग का पीछा कर रहे थे तो ज़िया लेर भी भीड़ के साथ अपने तंबू में लौट आई। उसकी भावनाओं को शांत करने के लिए कई सुंदरियों ने इस रात में उसके साथ आराम करने का फैसला किया। हालांकि अभी भी लोग उस जगह पर इकट्ठा हो रहे थे जहां चू फैंग पर गलत आरोप लगाया गया था और वे अभी भी लगातार चू फैंग के मामले पर दिलचस्पी के साथ बात कर रहे थे। खास तौर पर वे पुरुष जो चू फैंग से हमेशा ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उसे यह कहकर अपमानित किया कि वह एक जानवर है, कुत्तों और सुअरों से भी कमतर, और संक्षेप में उसके शरीर पर सभी प्रकार के भयानक शब्द फेंके गए। जो लोग कुछ नहीं जानते थे वे वास्तव में सुंदरियों की प्रशंसा पाने के लिए उस तरीके का उपयोग करना चाहते थे। जूनियर जी लिंग, पहले मुझे लगता था कि चू फैंग का चरित्र अनुचित है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में ऐसा व्यक्ति है। सौभाग्य से उसकी योग्यताएं पर्याप्त नहीं थीं और उसने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। यदि नहीं तो ये देखते हुए कि मेरे प्रतिष्ठित विला ने वास्तव में उसे एक महिला दी है, ये बस वैसा ही होगा जैसे मेरे प्रतिष्ठित विला ने एक अच्छी महिला को आग के गड्ढे में धकेल दिया। लियू जिजुन चिंता के चेहरे के साथ जी लिंग की तरफ चला गया और उन शब्दों को सुनने के बाद जी लिंग की आंखें चमक उठी जैसे कि उसने कुछ महसूस किया हो, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह केवल मीठी मुस्कान के साथ लियू जिजुन से बोली, सौभाग्य से सीनियर लियू यहाँ है, वरना इस जगह पर कोई भी कार्यक्रम आयोजित करते समय वास्तव में कोई सुरक्षित भावना नहीं होती। जूनियर जी लिंग, अगर तुम डरे हुए हो तो मैं तुम्हारे बगल में अपना तंबू लगा सकता हूँ। मेरे साथ तुम्हारे होने से चू फैंग जैसे मैल की तो बात ही छोड़ो, चाहे वह एक राक्षसी जानवर ही क्यों न हो, मैं उसे वहां वापस नहीं जाने दूंगा जहां से वह आया था। जी लिंग को देखकर जो एक व्यक्ति पर निर्भर एक छोटे पक्षी की तरह था, लियू जिजुन ने तुरंत खुशी मनाई और उसकी छाती थपथपाई और गारंटी दी, हो, मैंने आपके अच्छे इरादों को दिल से मान लिया है। हालांकि नर और मादाओं का अलग अलग होकर आराम करना आपका नियम था। इस कार्यक्रम के नेता के रूप में आप अपने खुद के नियमों को नहीं तोड़ सकते हैं, है न? जी लिंग ने प्यार से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान हजारों लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकती थी और यह किसी के भी दिल को छू जाती थी। जी लिंग के शब्दों को सुनने के बाद लियू जिजुन का चेहरा अवसाद से भर गया और वह वास्तव में अपने मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारना चाहता था। उसे ऐसा नियम बनाने का पछतावा था।
वास्तव में जब उसने पहले ये नियम बनाया था तो वह ज़ीलिंग को चूफैंग को अपने पास रखने से रोकने के लिए था, जिससे चूफैंग को फायदा मिलता था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि जो नियम उसने बनाया था उससे वह खुद ही मुसीबत में पड़ जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से चतुराई से सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, आज पहला दिन है जब सभी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और आखिरकार हम अभी भी एक दूसरे से परिचित नहीं हैं, इसलिए एक साथ सोना उचित नहीं होगा। जब कल सभी लोग एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे तो हम साथ मिलकर टेंट लगा सकते हैं। आखिरकार अगर कोई अचानक स्थिति आती है तो सभी के एक दूसरे के करीब आने से उससे निपटना आसान होगा। हम सब आपकी व्यवस्था सुनेंगे। शुरू से आखिर तक ज़ीलिंग के चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान बनी रही। वह असामान्य रूप से प्यारी लग रही थी और जल्दी ही उसने ये भी कहा, वरिष्ठ लियू, मुझे थोड़ी नींद आ रही है, इसलिए मैं वापस जाकर पहले आराम करूंगी। वरिष्ठ लियू, आपको भी जल्दी आराम करना चाहिए। हाँ, चिंता मत करो, भले ही मैं तुम्हारे बगल में न रहूं, फिर भी मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम दूसरों से परेशान नहीं होगे। लियू जिजुन का चेहरा विचारशीलता से भरा हुआ था और उसकी कामुक आंखें लगातार ज़ीलिंग को घूर रही थी। ज़ीलिंग के अपने तंबू में चले जाने के बाद ही वह मुस्कुराया और अपनी राह पर चलते हुए कहा, केवल मैं, लियू जिजुन, ही ऐसी खूबसूरत महिला के योग्य हूँ। अन्य सभी पुरुषों को उसके पास जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जो उसके पास जाएगा मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। अध्याय 365 भयावह शक्ति। स्विश स्विश स्विश। ज़ीलिंग के अपने तंबू में वापस लौटने के तुरंत बाद 3 शव आसमान से उतरे और लोगों के समूह में आ गिरे। बाई युन फे, सॉन्ग क्विंग फेक और लियू शियाओ वापस आ गए हैं। तीनों लोगों को देखकर सभी लोग आनंद में डूब गए और एक साथ उन तीनों को घेर लिया। हालांकि जब उन्होंने देखा कि चूफैंग उन तीनों के बगल में नहीं था तो उनके चेहरों की खुशी तुरंत गायब हो गई। क्या हुआ? चूफैंग कहाँ है? लियू जिजुन भी वहां गया और उसने तीनों लोगों से पूछा। वह बदमाश बहुत अजीब था। उसने एक बहुत शक्तिशाली तरीका अपनाया और एक ऐसी चीज जो सांप जैसी दिखती थी लेकिन सांप नहीं थी, एक ड्रैगन जैसी दिखती थी लेकिन ड्रैगन नहीं थी, उसके नीचे प्रकट हुई। मुझे नहीं पता कि यह कोई राक्षसी जानवर था या कुछ और। वैसे भी इसकी गति अजीब तरह से तेज थी और पलक झपकते ही गायब हो गई। हम उसे पकड़ नहीं सकते थे। सॉन्ग किंगफिग ने बिल्कुल वही बताया जो हुआ था। क्या स्वर्गलोक के 3 शीर्ष प्रतिभाशाली लोग भी चूफैंग को नहीं पकड़ सके? वह चूफैंग थोड़ा ज्यादा ताकतवर है न? हमें क्या करना चाहिए? वह बदमाश बहुत रहस्यमय है। कौन जाने कि वह और कौन सी खास तरकीबें जानता है। अगर वह भविष्य में बदला लेने के लिए वापस आता है तो हमें क्या करना चाहिए? उस समय लोग घबरा गए। वे बदले की भावना से भरे उन शब्दों को याद करने से खुद को नहीं रोक पाए जो चूफैंग ने भागते समय उनसे कहे थे। खास तौर पर जब उन्हें चूफैंग की सुपर मजबूत युद्ध शक्ति याद आई जब उसने जी किंगमिन के साथ लड़ाई की और साथ ही उसके अजीब और खास तरीकों को भी, तो उन्हें लगा कि चूफैंग बहुत खतरनाक है। अगर उसे विकसित किया जाता तो उसकी ताकत को रोका नहीं जा सकता था और उन सभी को नुकसान उठाना पड़ता। वाकई कचरा। और यह जानने के बाद कि चूफैंग वास्तव में भाग गया था, लियू जिजुन का चेहरा भी तुरंत उतर गया। मूल रूप से वह चूफैंग को हटाने के लिए उनके हाथों का उपयोग करना चाहता था और ऐसा करके कई परेशानियों से बचा जा सकता था। आखिरकार चूफैंग विश्व आत्मा संघ का हिस्सा था और विश्व आत्मा संघ के लिए उसके मन में कई झिझकें थी, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से चूफैंग को मारना नहीं चाहता था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि सॉन्ग किंगफेंग और 2 अन्य लोग इतने बेकार थे। चूफैंग को सबक सिखाने के लिए उसे पकड़ना तो दूर की बात है, उन्होंने उसकी परछाई तक नहीं छुई और उन्होंने चूफैंग को सीधे भागने दिया। वह बहुत क्रोधित था क्योंकि ऐसा करना चूफैंग को मारने का एक बड़ा मौका खोने के बराबर था। अभी जल्दी नहीं है। प्रेस्टिजियस विला के मेरे सीनियर्स और जूनियर्स को भी आराम करने की जरूरत है, इसलिए सभी लोग वापस आकर आराम करें। लियू जिजुन, जो बहुत ही बुरे मूड में था, ने कुछ देर तक भीड़ पर चिल्लाया, फिर उसने अपने आराम करने वाले स्थान पर वापस जाने का बीड़ा उठाया। जहां तक सॉन्ग किंगफिग और उन 2 अन्य लोगों का सवाल है जिन्हें लियू जिजुन ने भीड़ के सामने कचरा कहकर अपमानित किया था, वे बेहद नाराज थे, लेकिन वे जो लियू जिजुन की ताकत को जानते थे वे और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे केवल धीमी आवाज में बुदबुदा सकते थे, हे भगवान, तुम सच में हमें अपने अधीनस्थों के रूप में ले रहे हो। बस तुम इंतजार करो, जल्दी या बाद में तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। उसी समय सॉन्ग किंगफेंग और अन्य लोगों को अद्भुत शारीरिक मार्शल कौशल, 9 स्वर्गों में यात्रा करने वाले ड्रैगन से छुटकारा पाने के बाद बस मामले से बचने के लिए
चू फेंग ने तेजी से काफी दूर तक उड़ान भरी। जब उसे लगा कि अब एक निश्चित दूरी तय हो गई है और अब उसका पीछा करने वाला कोई नहीं है, तो वह पर्वत श्रृंखला में छिप गया। ये ड्रैगन 9 स्वर्गों से यात्रा करता है, वास्तव में एक उत्कृष्ट शारीरिक मार्शल कौशल है। पूर्वज ने कहा कि यह मार्शल कौशल उस गुप्त कौशल से विकसित हुआ था जिसे उन्होंने समझा था, जिसका अर्थ ये भी है कि गुप्त कौशल निस्संदेह इस मार्शल कौशल से अधिक गहरा है। इसका मतलब है कि पूर्वज के पास जो गुप्त कौशल है वह एक अत्यंत चमत्कारी शारीरिक मार्शल कौशल होना चाहिए। मैं वास्तव में इसे अपने हाथों में लेना चाहता हूँ। अभी मेरे पास अद्वितीय आक्रमणकारी सफेद बाघ वध तकनीक के साथ साथ अविनाशी काला कछुआ कवच तकनीक भी है। अगर मुझे एक अत्यंत तेज गुप्त कौशल भी मिल जाए जब मैं दूसरों के साथ वार करता हूँ, तो क्या मैं अपराजय नहीं हो जाऊंगा? पहली बार एक वास्तविक लड़ाई में चू फेंग ने 9 स्वर्गों से होकर यात्रा करने वाले ड्रैगन की अद्भुतता को महसूस किया और वही जो ड्रैगन संस्थापक द्वारा समझे गए गुप्त कौशल की ओर अधिक से अधिक उत्सुकता से देखने लगा, क्योंकि वह जानता था कि यह निश्चित रूप से एक ऐसी विधि होगी जो 9 स्वर्गों से होकर यात्रा करने वाले ड्रैगन से ऊपर थी। वाह टिल्ड! लेकिन उसी समय अचानक दूर से एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। यह आवाज बहुत ही भयानक थी और किसी खूंखार बाघ की दहाड़ से भी ज्यादा भयानक थी। उस आवाज के बाद चू फेंग को लगा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन भूकंप की तरह कांप रही है। उसके तुरंत बाद एक तेज तूफान आया जो उस पर टूट पड़ा और चू फेंग के आसपास के पेड़ हवा के झोंकों से हिलने लगे। राक्षसी जानवर! ये स्वर्गलोक का राक्षसी जानवर है। उस ध्वनि को सुनने के साथ साथ उसके आसपास के वातावरण में पैदा हुई ताकत को सुनकर चू फेंग को पहले से ही अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत का अंदाजा हो गया था। यह एक राक्षसी जानवर था, एक स्वर्ग क्षेत्र का राक्षसी जानवर। वाह टिल्ड! अचानक राक्षसी जानवर बुरी तरह चिल्लाया और उसके बाद चू फेंग ने अपने सामने जंगल को स्पष्ट रूप से देखा और सुना। पेड़ों का एक बड़ा क्षेत्र जल्दी से ढह गया, घना धुआं आसमान में फैल गया। बकवास! अपनी तीव्र आत्मिक शक्ति से चू फेंग ने अपने सामने हवा की एक अत्यंत भयानक धारा की उपस्थिति को महसूस किया और वह भयानक हवा की धारा वर्तमान में सब कुछ को अपने में समाहित कर सीधे उसकी ओर बढ़ रही थी। ये जानते हुए कि स्थिति खराब दिशा की ओर जा रही थी, चू फेंग अवचेतन रूप से भागना चाहता था, लेकिन वह अभी भी एक कदम पीछे था। धमाका! चू फेंग जैसे ही मुड़ना चाहता था, एक बहुत बड़ी ताकत उड़ी और सीधे उसकी ओर बढ़ी, और चूंकि वह उस ताकत के भीतर था, इसलिए उसके पास प्रतिरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल प्रवाह के साथ चल सकता था और ताकत द्वारा धकेला जा सकता था। उस क्षण चू फेंग महसूस कर सकता था कि रेत, चट्टानें, टूटी हुई लकड़ी और यहाँ तक कि एक राक्षसी जानवर जिसकी ताकत कम थी, उस विशाल बल से उड़ा दिया गया था। वाह टिल्ड! अंत में बल का वह विस्फोट कमजोर पड़ गया और चू फेंग अंततः जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपना सिर उठाकर अपने आसपास की चीजों को देखा और उसने पाया कि उसके चारों ओर सब कुछ अस्त व्यस्त था। खास तौर पर उसके पीछे भयानक शक्ति के विनाश के कारण एक सड़क थी। शक्तिशाली बल से चू फेंग के साथ उड़ा राक्षसी जानवर पहले ही कुचलकर मर चुका था। यहाँ तक कि चू फेंग को भी कुछ हल्की चोटें आईं और उसके सारे कपड़े फट गए। इतना शक्तिशाली विनाश करने के लिए किसी के पास किस स्तर की शक्ति होनी चाहिए? नष्ट हुए जंगल के बड़े क्षेत्र को देखकर चू फेंग हैरान रह गया, क्योंकि उसे लगा कि जिस व्यक्ति के पास इस स्तर की विनाशकारी शक्ति है, वह निश्चित रूप से एक अत्यंत भयावह अस्तित्व होगा। लेकिन ठीक उसी समय अचानक चू फेंग के सामने के खंडहरों में जोरदार आवाजें गूंजने लगीं। चारों तरफ पत्थर और मिट्टी उड़ गई और एक बहुत बड़ी चीज बाहर आ गई। उसी समय एक बहुत ही भयानक आभा ने सब कुछ अपने में समा लिया। यह एक राक्षसी जानवर था। वह राक्षसी जानवर मानव आकार में परिवर्तित नहीं हुआ और वह अभी भी पूरी तरह से राक्षसी जानवर की अवस्था में था। ये 3 मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा था। इसका आकार भेड़िए जैसा था, लेकिन इसके शरीर पर हर एक फर एक तेज ब्लेड की तरह था। इसके शरीर के अंदरूनी हिस्से से ये बेहद शक्तिशाली आभा उत्सर्जित करता था। ये स्वर्ग का क्षेत्र था। ये स्वर्ग के क्षेत्र में वह राक्षसी जानवर था। हालांकि ये घायल हो गया क्योंकि इसके कई नुकीले फर टूट गए थे और इसके मांस से बड़ी मात्रा में खून बह रहा था। यहाँ तक कि इसके कई बड़े और नुकीले दांत भी टूट गए थे। चू फेंग को देखते ही उसकी मंदहरी आंखें चमक उठी। उसने अतुलनीय क्रोध और घृणा से अपना मुंह खोला और चू फेंग को काटना चाहा। बकवास! उसी क्षण चू फेंग ने छिपकर शाप दिया। इतनी दूरी के कारण उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। राक्षसी जानवर की शक्तिशाली आभा ने पहले से ही चू फेंग को पूरी तरह से जकड़ लिया था। लगातार पास आते खून के बड़े मुंह को देखकर
चू फैंग को लगा कि वह उसका भोजन बनने जा रहा है। उसके द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, फिर उसके पेट में निगल लिया जाएगा और खून में परिशोधित किया जाएगा। अध्याय 366 अचानक परिवर्तन। तारांकन धमाका। लेकिन जैसे ही चू फैंग ने सोचा कि वह निस्संदेह मरने वाला है, प्रकाश की एक पंक्ति अचानक आकाश से उतरी और राक्षसी जानवर के शरीर पर जोर से टकराई। उस वस्तु की गति बहुत तेज थी और उसकी शक्ति बहुत प्रबल थी। जब वह राक्षसी जानवर के शरीर से टकराए तो जानवर का शरीर तुरंत डूब गया, और न केवल उसने चू फैंग पर अपना हमला रोक दिया, बल्कि वह जमीन में धंस गया और उसके मुंह से खून की एक बूंद निकली। वह वास्तव में मर चुका था और अब सांस नहीं ले रहा था। अचानक हुए इस बदलाव से चू फैंग को झटका लगा। जब उसने अपना सिर उठाकर देखा तो वह अचंभित रह गया, क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि स्वर्गलोक का राक्षसी जानवर कुचलकर मर गया था और वह कोई अज्ञात वस्तु भी नहीं थी। वह एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी की लंबाई 1.5 मीटर भी नहीं थी और वह बहुत दुबला पतला था, मानो हवा का एक झोंका उसे उड़ा ले जाएगा। हालांकि बूढ़े आदमी की शक्ल सूरत कुछ खास नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें खास तौर पर जोशीली थीं। सबसे खास बात यह थी कि चू फैंग बूढ़े आदमी की साधना को नहीं देख पा रहा था और वह प्रतिष्ठित विला के मुखिया की तरह था, जो इतना अथाह गहरा था। अरे बेटा, तुम यहाँ विवाह समारोह के लिए आए हो न? बूढ़े आदमी ने चू फैंग को भी खोज लिया। अपनी कमर में ताकत लगाते हुए उसने हवा में एक खूबसूरत उछाल मारी और चू फैंग के बगल में उतरा। उसने अपना सिर उठाया, देखा। अपनी उत्साही आंखों से उसने चू फैंग का विस्तार से आकलन किया। वरिष्ठ, क्या मैं ये पूछने का साहस कर सकता हूँ कि आप कौन हैं? चू फैंग ने सीधे उत्तर नहीं दिया और वह बूढ़े व्यक्ति की पहचान जानना चाहता था। मैं प्रतिष्ठित विला का अतिथि बुजुर्ग जी जुवानेयुवान हूँ। बूढ़े आदमी ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, जी जुवानेयुवान, वह उपनाम, शायद वह किसी तरह से जीलिंग से संबंधित है। उन शब्दों को सुनने के बाद चू फैंग के दिल में एक विचार उभरा। आखिरकार जी उपनाम वाले बहुत से लोग नहीं थे और अब तक वह केवल 2 लोगों को जानता था जिनका उपनाम था। एक था जीलिंग और दूसरा उसकी आंखों के सामने रहने वाला बूढ़ा आदमी। उस विषय पर मेरी छोटी पोती भी विवाह समारोह में भाग ले रही है और वह भी इस 1000 राक्षस पर्वत में होने वाले कार्यक्रम में है। लड़के, क्या तुम मेरी पोती को जानते हो? क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ है? जी जुवानेयुवान ने अचानक पूछा। बड़े जुवानेयुवान, आपकी पोती है? आह, उस लड़की का नाम जीलिंग है। तुम्हें पता होना चाहिए कि वह कौन है। यह, हालांकि उसे पहले से ही संदेह था, लेकिन उस अनुमान की पुष्टि होने के बाद चू फैंग को अभी भी लगा कि इस जगह पर जीलिंग के दादा से मिलना थोड़ा अकल्पनीय था। जाहिर है, ये कुछ भी अच्छा नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जीलिंग के दादा जीलिंग से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहे थे। वह एक अथाह गहरे विशेषज्ञ थे। अगर जीलिंग ने अपने दादा को ये बात बताई कि उन्होंने उससे सीक्रेट स्किल छीन ली है, तो क्या चू फैंग को इसके परिणाम नहीं भुगतने होंगे? तो आप लेडी जीलिंग के दादा हैं? बेशक मैं जानता हूं कि वह कौन है, लेकिन कुछ भी छिपाए बिना एल्डर जुवानेयुवान, हालांकि मैं विवाह समारोह में भाग लेने आया था, मैं इस कार्यक्रम के लिए यहाँ हूँ। हालांकि मैं गलती से रास्ता भटक गया। मैं उनसे 1 दिन पहले ही अलग हो चुका हूँ और अभी मैं वास्तव में नहीं जानता कि लेडी जीलिंग और बाकी लोग कहाँ हैं। चू फैंग अभी अभी उस जगह से भागा था, तो वह खुद को फिर से जाल में कैसे डाल सकता था, और इतने शक्तिशाली बूढ़े आदमी को भी साथ लेकर? वह तो बस मरने की फिराक में था। ओह, तो ऐसा ही था। बेटा, तुम वाकई बहुत बेवकूफ़ हो, लेकिन कोई बात नहीं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मुझसे मिले। मैं तुम्हें उनके पास वापस ले आऊंगा। जी जुवानेयुवान ने बोलते हुए पता नहीं कहाँ से एक नक्शा निकाला। नक्शा उनके नक्शे जैसा ही था, वह नक्शा जिसमें इवेंट क्षेत्र को चिन्हित किया गया था। बड़े जुवानेयुवान, आपको परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही जाकर उन्हें ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मैं वापस लौटने के लिए आपकी ताकत पर निर्भर नहीं रहना चाहता। आखिरकार यह एक अनुभव है। मैं लापरवाही से भटक गया और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं हूँ। मुझे ऐसी अक्षमता को भरना होगा। इसलिए मैं अपना रास्ता खोजने के लिए अपनी शक्ति पर भरोसा करना चाहता हूँ। चू फैंग ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। आह, तुम नहीं जानते कि यह जगह कितनी खतरनाक है। बेटा, अपनी ताकत के बल पर तुम यहाँ बेतरतीब ढंग से घूमकर अपनी मौत का रास्ता तलाश रहे हो। वरिष्ठ, ये वास्तव में ठीक है। मुझे अभी भी अब और बेकार की बातें नहीं, मैं तुम्हें वापस ले आता हूँ। जी जुवानेयुवान ने चू फैंग की बकवास नहीं सुनी। उसने अपना हाथ बढ़ाया
चू फैंग के कपड़ों की सामने की तहों को पकड़ा और पकड़ लिया। कुछ ही देर बाद चू फैंग को अपनी आंखों के सामने एक धुंधलापन महसूस हुआ और उसके कान के पास तेज हवा के झोंके आने लगे। उसे पहले ही ज़ी जुआनयुआन ने हवा में उड़ा दिया था। उसकी गति तेज थी और यह वास्तव में उस समय से कई गुना तेज थी जब चू फैंग ने अपने ड्रैगन ट्रेवलिंग थ्रू 9 हेवंस का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा ज़ी जुआनयुआन को दिशा का बहुत अच्छा ज्ञान था और वह 1000 राक्षस पर्वत के परिदृश्य को अच्छी तरह से समझता था। इसलिए कई बार हवा में चक्कर लगाने के बाद वह जल्दी से उस स्थान पर पहुंच गया जहां कार्यक्रम आयोजित किया गया था। घटना के क्षेत्र के भीतर और थोड़ी देर तक चक्कर लगाने के बाद ज़ी जुआनयुआन का चेहरा अचानक बदल गया और चू फैंग के साथ वे सीधे नीचे जंगल में घुस गए। जैसे ही वे जंगल में उतरे, चू फैंग जंगल की शक्ल देखकर शापित हो गया। वह बता सकता था कि यह वही जगह है जहां लियू ज़िजुन और अन्य लोगों ने शिविर लगाया था। ऐसा लग रहा था कि इस बार कोई आपदा उसकी ओर बढ़ रही थी। हालांकि जब चू फैंग जंगल में उतरा और अपनी आंखों के सामने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा तो उसका चेहरा बदलने से नहीं बच सका, क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि जंगल में ये पूरी तरह से अराजकता में था। आत्मा संरचना नष्ट हो गई थी और जो टेंट लगाए गए थे वे भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे। यहाँ तक कि पास की जगह से भी वहां दर्जनों लाशें पड़ी थीं। वे लोग थे जो इस विवाह समारोह में भाग ले रहे थे और उनकी मृत्यु बहुत ही दयनीय थी। एक भी पूरी लाश पीछे नहीं बची थी। अरे, उस दृश्य को देखकर ज़ी जुआनयुआन को कुछ अंदाजा हो गया और उसके चेहरे पर बेचैनी और भी बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? वे बस अच्छे और स्वस्थ थे, इसलिए यह संभव है कि। और चू फैंग का चेहरा भी इसी तरह सदमे से भरा हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके जाने के थोड़े समय में ऐसा बदलाव हो गया। जाहिर है ज़ी लिंग और अन्य लोगों को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा था। ऐसे क्रूर तरीकों और पंजों से विनाश के निशानों को देखकर चू फैंग ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि यह सब किसने किया। स्पष्ट रूप से उन पर राक्षसी जानवरों ने हमला किया था और वे बेहद शक्तिशाली राक्षसी जानवर थे, वरना ज़ी लिंग, लियू ज़िजुन और अन्य की शक्ति के साथ सब कुछ इस तरह से समाप्त होना संभव नहीं था। चू फैंग को दूसरों के जीवन या मृत्यु की चिंता नहीं थी, लेकिन आखिरकार ज़ी लिंग के पास एक दिव्य शरीर था और चू फैंग अभी भी उसके शरीर से कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ कुछ भी बुरा होगा। इस प्रकार चू फैंग ने जल्दी से अपनी आत्मिक शक्ति फैला दी क्योंकि वह कुछ सुराग ढूंढना चाहता था। हालांकि उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने वास्तव में जीवन के कुछ संकेत महसूस किए थे। जमीन पर पड़ी लाशों के बीच अभी भी कोई जीवित था। बड़े जुआनयुआन, इस तरफ। चू फैंग जल्दी से उस व्यक्ति की ओर भागा। पास जाकर ही उसे पता चला कि वह एक पुरुष था। उसके दोनों पैर अब नहीं थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बलपूर्वक उन्हें उखाड़ दिया हो, लेकिन वह व्यक्ति वास्तव में अभी भी जीवित था। चू फैंग को महसूस हो रहा था कि वह अभी भी जीवित है। ओई, तुम्हें क्या हुआ? क्योंकि वह व्यक्ति बिना हिले डुले फर्श पर लेटा हुआ था, चू फैंग उसे केवल पलट सकता था। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हालांकि जैसे ही चू फैंग ने उसे छुआ, वह जोर से चिल्लाने लगा। तो ये पता चला कि वह बेहोश नहीं था और वह सिर्फ डर से टूट गया था। मेरे दोस्त, डरो मत, मैं प्रतिष्ठित विला से एक बुजुर्ग हूँ। ठीक उसी समय ज़ी जुआनयुआन भी पास गया। उसने अपनी पतली हथेली उस व्यक्ति के सिर पर रखी और कुछ विशेष शक्ति भर दी। ज़ी जुआनयुआन की विशेष शक्ति के हस्तक्षेप से पुरुष की अतुलनीय रूप से भयावह अभिव्यक्ति धीरे धीरे स्थिर होने लगी और उसने वास्तव में अपना विवेक पुनः प्राप्त कर लिया। अध्याय 367, लोगों को बचाने के लिए जोखिम उठाना। मेरे दोस्त, यहाँ वास्तव में क्या हुआ? बाकी लोग कहाँ हैं? उस व्यक्ति के मन को शांत करने के बाद ज़ी जुआनयुआन ने पूछा। हम पर हमला किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों में गद्दार थे, राक्षसी जानवरों द्वारा भेजे गए जासूस थे और अपने विशेष तरीकों से वे एक मानव आकार में बदल गए और हमारे साथ घुल मिल गए और छुपकर हमें धोखा दिया। हम पर राक्षसी जानवरों ने हमला किया और राक्षसी जानवरों ने कई लोगों को मार डाला। बाकी लोगों को राक्षसी जानवर ले गए और वे उन लोगों का इस्तेमाल दूसरी बड़ी शक्तियों को धमकाने के लिए करना चाहते हैं। हमारे खिलाफ साजिश रची गई थी। राक्षसी जानवरों ने हमारे खिलाफ साजिश रची थी। हालांकि उसने अपनी समझ वापस पा ली थी, लेकिन उस पुरुष की नसें अभी भी कसी हुई थी और वह बेहद उन्मत्त था। जाहिर है वह हल्का फुल्का डरा हुआ नहीं था। वे सब छीन लिए गए। लियू ज़िजुन के बारे में क्या ये संभव है कि वह भी राक्षसी जानवरों को हराने में सक्षम नहीं था? ज़ी जुआनयुआन ने पूछना जारी रखा।
बहुत ताकतवर। वह राक्षसी जानवर बहुत बहुत ताकतवर था। ये काले रंग का टोड था और लियू झेजुन के पास इसे हराने का कोई तरीका नहीं था। किसी के पास इसे हराने का कोई तरीका नहीं था। हमारे पास वापस लड़ने की कोई ताकत नहीं थी, और जिन्होंने ऐसा किया वे सभी मर गए। यहाँ तक कि जो लोग भागना चाहते थे वे भी मारे गए। जैसे ही उसने उन लोगों का जिक्र किया जिन्हें राक्षसी जानवर ले गया था, उस आदमी का चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह और भी ज्यादा डर गया। यहाँ तक कि उसका शरीर भी बुरी तरह कांपने लगा। जी लिंग का क्या हुआ? क्या जी लिंग को भी ले जाया गया? उसे ले जाया गया, सभी को ले जाया गया, लेडी जी लिंग को भी ले जाया गया। इतना पूछने के बाद जी जुआन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, जैसे कि उसे पहले से ही सब कुछ पता हो। इसलिए उसने आगे पूछना बंद कर दिया और उसने चू फैंग से कहा, बेटा उसके घावों पर पट्टी बांध दो। बिना देरी किए चू फैंग ने जल्दी से उस नर का इलाज किया। थोड़ा हल्का। उस पुरुष ने चू फैंग को स्पष्ट रूप से पहचान लिया, लेकिन ये देखते हुए कि वह जी जुआन के साथ आया था, उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसने चुपचाप अपने पैरों के फट जाने के दर्द को सहन किया और चू फैंग को अपने घाव की देखभाल करने दिया। एक विश्व अध्यात्मवादी के रूप में चोटों का इलाज करना आसान काम था। पलक झपकते ही चू फैंग ने उस आदमी की चोटों का इलाज पूरा कर दिया और उसे एक औषधीय गोली भी दी। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी गोली थी जो दर्द को रोकती थी, लेकिन वास्तव में यह एक ऐसी गोली थी जो लोगों को बेहोश कर देती थी। बेशक अगर कोई बेहोश हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता, और चू फैंग ने ऐसी औषधीय गोली इसलिए दी क्योंकि वह चिंतित था कि नर जी जुआन से कुछ अतिरिक्त कह देगा। ये कहना जरूरी था कि गोली का असर बहुत अच्छा था। गोली खाने के तुरंत बाद ही उस व्यक्ति को नींद आने लगी और बहुत जल्दी ही वह बेहोश हो गया। उस नर को संभालने के बाद ही चू फैंग ने पूछा, बड़े जुआन, क्या आप जानते हैं कि काले रंग का राक्षसी जानवर क्या है? यहाँ तक कि लियू झेजुन और अन्य लोग भी इसे हराने में सक्षम नहीं थे। ये 5 राक्षस राजाओं में से एक है, काला टोड राजा। जी जुआन ने उत्तर दिया, ब्लैक टोड किंग। स्वाभाविक रूप से चू फैंग ने 5 राक्षस राजाओं के बारे में सुना था। हालांकि वह नहीं जानता था कि उन्हें विशेष रूप से क्या कहा जाता था। वह जानता था कि वे 1000 राक्षस पर्वत के शासक थे। 1000 राक्षस पर्वत में 5 सबसे शक्तिशाली राक्षसी जानवर। कोई आश्चर्य नहीं कि हमें ब्लैक टॉड किंग के कोई संकेत नहीं दिखे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें राक्षसी जानवरों ने धोखा दिया है। इस मामले से निपटना अब आसान नहीं है। ये कार्यक्रम मेरे प्रतिष्ठित विला द्वारा आयोजित किया जाता है, और जो लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं वे 9 प्रांतों के महाद्वीप में हर जगह के स्कूलों से युवा पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट लोग हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो मेरा प्रतिष्ठित विला उस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता है। जी जुआन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरी हुई थीं, लेकिन चू फैंग के नजरिए से वह दूसरी शक्तियों में युवा पीढ़ी के लोगों के बारे में चिंतित नहीं लग रहा था। वह स्पष्ट रूप से अपनी पोती जी लिंग के बारे में चिंतित था। चू फैंग को जी लिंग के बारे में इतनी चिंता क्यों थी, इसका कारण वह अनुमान लगा सकता था। हालांकि चू फैंग ने पहले ब्लैक टॉड किंग को नहीं देखा था। चू फैंग ने सुना था कि राक्षसी जानवरों में से कुछ स्वाभाविक रूप से बेहद कामुक थे और उनकी इच्छाएं बहुत प्रबल थीं। साथ ही उन्हें मानव सुंदरियां पसंद थीं और राक्षसी जानवरों द्वारा मानव सुंदरियों पर हिंसक होने जैसी घटनाएं पहले भी कई जगहों पर हो चुकी थीं। और टोड प्रजाति ही राक्षसी जानवरों में सबसे अधिक घृणित मानी जाती थी और जिनके भयानक नाम सबसे दूर तक फैले थे। इसलिए न केवल जी जुआन चिंतित था, बल्कि चू फैंग भी चिंतित था। टोड प्रजाति के राक्षसी जानवर मूल रूप से बहुत कामुक थे और जी लिंग भी एक असाधारण छोटी सुंदरता थी। वर्तमान में उसे ब्लैक टॉड किंग द्वारा बंदी के रूप में रखा जा रहा था, और उसके लिए ब्लैक टॉड किंग द्वारा अपवित्र होने का सबसे अच्छा विकल्प बनने से बचना मुश्किल होगा। हालांकि जी लिंग चू फैंग का लक्ष्य था, एक अस्तित्व जिसने उसे अपने शरीर में दिव्य बिजली की शक्ति को अनलॉक करने का मौका दिया। अगर जी लिंग का पहला मौका राक्षसी जानवर ने छीन लिया तो यह चू फैंग के लिए अपने शरीर में दिव्य बिजली की असली शक्ति को अनलॉक करने का मौका खोने के बराबर था। स्वाभाविक रूप से चू फैंग ऐसा कुछ नहीं चाहता था। इसलिए चू फैंग ने जल्दी से पूछा, एल्डर जुआन, चूंकि हम जानते हैं कि यह ब्लैक टॉड किंग द्वारा किया गया था और यह उनके द्वारा सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध किया गया था, आपको क्या लगता है कि लेडी जी लिंग और अन्य लोगों को कहाँ ले जाया गया था? 5 राक्षस राजा 5 क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं, और यह स्थान वास्तव में वह क्षेत्र है जिसे 5 राक्षस राजा नियंत्रित करते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ
तो इस समय जी लिंग और अन्य लोगों को पहले ही ब्लैक टॉड किंग के घोंसले में वापस ले जाया जाना चाहिए था। जी जुआनयुआन ने कहा, ब्लैक टॉड किंग का घोंसला। एल्डर जुआनयुआन, फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से जाकर उन्हें बचाओ। चू फैंग ने आग्रह किया। बेटे, जब तुम कहते हो तो यह आसान है। तुम्हें लगता है कि तुम जब चाहो ब्लैक टॉड किंग के घोंसले में जा सकते हो। इसके अलावा मुझे ये भी नहीं पता कि उसका घोंसला कहाँ है। अगर हमें पता होता कि 5 राक्षस राजाओं के घोंसले कहाँ हैं, तो हमें उन पर हमला करने में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती और हम सीधे उनके घोंसले को घेर लेते और उन्हें मार डालते। जी जुआनयुआन ने अधीरता से चू फैंग की ओर देखा और तभी चू फैंग को एहसास हुआ। उसे आखिरकार पता चल गया कि जी जुआनयुआन का चेहरा चिंता से क्यों भरा हुआ था। इसलिए उसे ये भी नहीं पता था कि उन्हें बचाने के लिए कहाँ जाना है। ऐसी स्थिति में चू फैंग ने बहुत देर तक सोचा। अंत में उसने फायदे और नुकसान को देखा और अपने शरीर में दिव्य बिजली की शक्ति को अनलॉक करने का मौका पाने के लिए उसने जोखिम लेने का फैसला किया और उसने जी जुआनयुआन से कहा, बड़े जुआनयुआन, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि काले टोर राजा का घोंसला कहाँ है। क्या तुम्हें पता है? ये शब्द सुनने के बाद जी जुआनयुआन की अभिव्यक्ति बदल गई, लेकिन उसे अभी भी उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने संदेह भरी नजर चू फैंग की ओर डाली, मानो वह उसके झूठ को भेदना चाहता हो और चू फैंग के सार को देखना चाहता हो। मैं सच में जानता हूँ, सच्चाई को छिपाए बिना। मैंने एक जगह का नक्शा देखा है और उस नक्शे पर जो दर्ज था वह 1000 राक्षस पर्वत था। नक्शे पर 5 भूमिगत महल थे, इसलिए मेरा अनुमान है कि वे 5 राक्षस राजाओं के घोंसले होने चाहिए। चू फैंग ने समझाया, जैसे कि उसने जो कुछ भी कहा वह सच था। ओह, तुम सच बोल रहे हो। तुमने इसे कहाँ देखा? जी जुआनयुआन ने बारीकी से पूछा। एजोर प्रांत में कुछ अवशेष हैं। एल्डर जुआनयुआन, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आपको भविष्य में अवशेषों को देखने के लिए ले जा सकता हूँ, लेकिन अभी लोगों को बचाना सबसे महत्वपूर्ण काम है। भले ही मैं ये पुष्टि न कर सकूं कि यह ब्लैक टॉड किंग का घोंसला है, लेकिन कम से कम इसकी कोशिश तो की ही जानी चाहिए। चू फैंग ने झूठ बोला जैसे कि वे सच हों, और केवल वह खुद जानता था कि वह झूठ बोल रहा था। हालांकि जी जुआनयुआन बहुत सतर्क था और थोड़ी देर सोचने के बाद ही उसने अपना सिर हिलाया और सहमति जताई। ठीक है, मैं एक बार आपकी बात पर विश्वास करूंगा। अध्याय 368 शत्रु के क्षेत्र में गहराई तक प्रवेश करना। निर्णय लेने के बाद जी जुआनयुआन ने बेहोश हो चुके नर की परवाह नहीं की। चू फैंग को साथ लेकर वे सीधे ब्लैक टॉड किंग की तथाकथित घोंसले की ओर बढ़े। ये देखा जा सकता था कि वह बचाव के लिए अधीर था और वह अब और देरी नहीं करना चाहता था। हालांकि 1000 राक्षस पर्वत बहुत बड़ा था, लेकिन उस समय हवा में उड़कर वे अपनी आंखों से पूरे 1000 राक्षस पर्वत को देख सकते थे। इसके अलावा चू फैंग एक विश्व प्रेतात्मावादी था और उसके पास दिशा की अत्यंत शक्तिशाली समझ थी, इसलिए ब्लैक टॉड किंग के घोंसले को ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं था। हालांकि पहले से जो चीज जरूरी थी वह था नक्शा। ये कहना होगा कि चू फैंग के दिमाग में बना नक्शा वाकई बिना किसी गलती के सटीक था। जी जुआनयुआन की तेज रफ्तार से उड़ान भरते हुए बहुत जल्दी उन्हें एक छिपा हुआ क्षेत्र मिल गया। वह जगह एक चट्टानी जंगल था। आसमान तक पहुंचने वाले विशाल पेड़ के नीचे असमान आकार और आकृति की चट्टानें खड़ी की गई थी, और चट्टानी जंगल के भीतर कई राक्षसी जानवर घूम रहे थे और उनके भीतर 2 स्वर्गलोक के राक्षसी जानवर थे। हालांकि वे इधर उधर घूमते हुए दिख रहे थे, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से वे गश्त कर रहे थे। इसका मतलब ये भी था कि यह बहुत संभव था कि यह उनका घोंसला था। अन्यथा इतने क्रूर और शक्तिशाली राक्षसी जानवरों के लिए उस जगह की रखवाली करना संभव नहीं होता। कैसे हुआ? एल्डर जुआनयुआन, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। उस समय चू फैंग और जी जुआनयुआन एक जंगल में छिपे हुए थे। चू फैंग ने गर्व से कहा, क्योंकि जब तक उसे वह जगह मिल जाती, इसका मतलब कम से कम ये था कि उसने जी जुआनयुआन को धोखा नहीं दिया। मम्मा, बुरा नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने सरल नहीं होगे। इतनी कम उम्र में ही ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट बन गए हो और तुम्हारी पहचान करने की शक्ति भी इतनी मजबूत है। जी जुआनयुआन ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया, फिर जल्दी से पूछा, ये सही है? लड़के, मैंने अभी तक नहीं पूछा है कि तुम्हारा नाम क्या है। चू फैंग ने पहले भी इस प्रश्न पर विचार किया था और सोचा था कि यदि जी जुआनयुआन उसका नाम पूछे तो उसे क्या उत्तर देना चाहिए। अंत में उसने वरिष्ठ विशेषज्ञ से यह बात न छिपाने का फैसला किया, इसलिए उसने सच कह दिया, मैं चू फैंग हूँ। आह, तो यह चू फैंग है।
बुरा नाम नहीं है। चू फैंग, आपकी यात्रा अच्छी हो। अचानक जी जुबान युवान ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा। टीएन, कुछ मामलों में एक अच्छी यात्रा करें, शाब्दिक अर्थ सड़क पर अच्छी तरह से चले का अर्थ है एक अच्छी यात्रा करें। अंडरवर्ल्ड में मरने के बाद। बड़े जुबान युवान, आपका क्या मतलब है? ये देखकर चू फैंग ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह अवचेतन रूप से पीछे हट गया। हे, अच्छी तरह से चलो तुम। और ठीक उसी समय जी जुबान युवान की हथेली पहले से ही चू फैंग के कंधों पर थी और उसके बाद अपने बड़े हाथ की लहर के साथ एक बिजुका की तरह चू फैंग को उसने बाहर फेंक दिया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ और चू फैंग के प्रतिक्रिया करने से पहले ही वह भयंकर रूप से चट्टान के जंगल में गिर गया। मजबूत शक्ति ने बलपूर्वक एक गहरा गड्ढा बना दिया। अरे! और जब चू फैंग वापस खड़ा हुआ तो उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने अपने दिल में छुपाकर शाप दिया, क्योंकि उसी समय वह पहले से ही राक्षसी जानवरों से घिरा हुआ था। उसके आगे और पीछे दो स्वर्ग क्षेत्र के राक्षसी जानवर थे जो अद्वितीय स्वर्ग शक्ति उत्सर्जित करते थे, जो केवल स्वर्ग क्षेत्र से संबंधित थी, और उन्होंने उसके सभी भागने के रास्तों को बंद कर दिया। तो यह एक इंसानी बच्चा है, इसे पकड़ो। स्वर्ग के राक्षसी जानवर की नज़र क्रोध से भरी हुई थी। ये देखा जा सकता था कि वह पहले से ही इंसानों के प्रति बहुत नफरत महसूस कर रहा था। हालांकि चू फैंग को खोजने के बाद उन्होंने उसे सीधे नहीं मारा। उन्होंने उसे पकड़ लिया और एक बार उसके पूरे शरीर को विशेष लताओं से बांधने के बाद वे चू फैंग को उठाकर चट्टानी जंगल में गहरे चले गए। ऐसा लग रहा था कि वे चू फैंग को अपने घोंसले में ले जा रहे हैं। उस समय चू फैंग बहुत ज्यादा घबराया हुआ नहीं था। वह अंतहीन रूप से सोच रहा था कि जी जुबान युवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसके पास उसे नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि पहले की हर बात से शक्तिशाली बूढ़े व्यक्ति को स्पष्ट रूप से उसके और जीलिंग के बीच की दुश्मनी का पता नहीं था, और वह ये भी नहीं जानता था कि वह एक भागने वाला था। अंत में चू फैंग ने दो संभावनाओं के बारे में सोचा। पहली बात यह थी कि जी जुबान युवान चू फैंग का इस्तेमाल करना चाहता था। वह चाहता था कि चू फैंग राक्षसी जानवरों का ध्यान भटका दे। आखिरकार यह अनिश्चित था कि वह जगह ब्लैक टॉड किंग का घोंसला थी या नहीं यह पता था कि उस जगह पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी। ऐसे समय में जल्दबाजी में घुसपैठ करना वास्तव में सबसे अच्छी रणनीति नहीं थी। चू फैंग को सड़क की टोल लेने देना काफी अच्छा विकल्प था। दूसरी संभावना यह थी कि जी जुबान युवान अभी भी चू फैंग के प्रति कुछ सतर्क था। उसे डर था कि चू फैंग राक्षसी जानवरों द्वारा भेजा गया जासूस था, इसलिए वह ये परखना चाहता था कि चू फैंग को देखने के बाद राक्षसी जानवरों की क्या प्रतिक्रिया होगी। और चाहे जो भी कारण हो, इससे कम से कम ये तो पता चला कि जी जुबान यांग उसे सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, इसलिए चू फैंग को चिंता करने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि उसे लगा कि जल्द या बाद में जी जुबान यांग बाहर आने वाला था। आखिरकार जी जुबान यांग अभी भी अपनी पोती को बचाने के लिए अधीर था। जिस समय चू फैंग विचार कर रहा था, उसी समय राक्षसी जानवरों का समूह फुर्सत में नहीं था। उन्होंने चू फैंग को चट्टानी जंगल से भूमिगत गुफा में ले जाया। गुफा की दीवारों पर हर जगह विशेष चित्र उकेरे गए थे। उनमें से ज्यादातर राक्षसी जानवरों के चित्र थे, लेकिन इंसानों के चित्र भी थे। यहाँ तक कि इंसानों और राक्षसी जानवरों के बीच लड़ाई के चित्र भी थे, और मोटे तौर पर चू फैंग भित्तिचित्र के चित्रों के पीछे का अर्थ समझ सकता था। ये कहानी इंसानों द्वारा राक्षसी जानवरों को अक्सर परेशान करने और अपमानित करने की है, और राक्षसी जानवर इसका तीखा विरोध करते हैं। संक्षेप में, इसने राक्षसी जानवरों को बहुत न्यायप्रिय के रूप में चित्रित किया, और इसके विपरीत मनुष्य बुराई का पक्ष लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि राक्षसी जानवर पहले से ही मनुष्यों के प्रति स्पष्ट शत्रुता महसूस करते थे। हालांकि चू फैंग को इस बात की चिंता नहीं थी। चू फैंग को इस बात की चिंता थी कि वे उसे कहाँ ले जा रहे थे। लेकिन रहस्य जल्द ही खुलने वाला था। ऊबड़ खाबड़ गुफा में कुछ चक्कर लगाने के बाद वे एक बहुत ही चौड़ी गुफा में दाखिल हुए। वह चौड़ी गुफा किसी महल जैसी लग रही थी, लेकिन इंसानों द्वारा बनाए गए सुनहरे और चमकदार बड़े महलों की तुलना में वह महल बहुत ही साधारण और भद्दा था। हालांकि जब तक कोई यह याद रखेगा कि यह राक्षसी जानवरों द्वारा बनाया गया एक महल था, तब तक ये स्वीकार्य होगा। आखिरकार राक्षसी जानवर दिखावे जैसी चीजों की तलाश नहीं करते थे। इसके अलावा सुंदरता में उनका स्वाद भी एक मौजूदा समस्या थी। उसी समय बड़े महल के भीतर कई हजार राक्षसी जानवर इकट्ठे हुए। वे महल के दोनों तरफ व्यवस्थित रूप से खड़े थे और उनकी सारी साधनाएं कमजोर नहीं थीं, क्योंकि वे सभी गहन क्षेत्र में थे।
लेकिन अगर कोई यह पूछे कि सबसे मजबूत कौन है, तो वह होगा जो कंकालों से बनी कुर्सी पर बैठा है। उस राक्षसी जानवर का शरीर तो इंसान का था, लेकिन सिर जानवर का था। उसका सिर दरअसल एक मेढक का था और वह भी काले रंग का। ये बहुत ही घिनौना था। हालांकि इसकी उपस्थिति बहुत ही घृणित थी, लेकिन इसकी साधना को अथाह गहरा कहा जा सकता था। कम से कम चू फेंग की आत्मा शक्ति के साथ उसके पास ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि इसकी साधना क्या थी। इसके विद्रोही रूप और इसकी अगोचर गहरी साधना के कारण बिना सोचे समझे चू फेंग को पता चल गया कि यह ब्लैक टॉड किंग है। लेकिन यह मुख्य बात नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि बड़े महल के बीच में लोगों का एक समूह इकट्ठा था। लोगों का ये समूह चू फेंग जैसा ही था, क्योंकि वे विशेष लताओं से बंधे हुए थे, और लोगों का ये समूह बिल्कुल वही लोग थे जो उसके साथ ज़ीलिंग, लियू जेजुन और अन्य लोगों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। चू फेंग को देखकर लियू जेजुन और बाकी सभी लोग हैरान रह गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य था, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी तेजी से भागने वाला चू फेंग भी इस जगह पकड़ा गया होगा। और उन्हें देखने के बाद चू फेंग अपने दिल में बहुत खुश हुआ। सबसे पहले कम से कम इसका मतलब यह था कि चू फेंग गलत जगह पर नहीं आया था, क्योंकि वह पहले से ही ज़ीलिंग और अन्य लोगों को ढूंढ चुका था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि चू फेंग को पता चला कि ज़ीलिंग लोगों के समूह में थी। उसकी अक्षत बैंगनी रंग की स्कर्ट और उसकी अनोखी शांत अभिव्यक्ति ने चू फेंग को एक बात बताई। ये था कि ज़ीलिंग को राक्षसी जानवरों द्वारा अपवित्र नहीं किया गया था, और वह अभी भी एक शुद्ध लड़की थी। अध्याय 369 एक गेम खेलें। चू फेंग, ये तुम हो? चू फेंग को देखने के बाद, हालांकि वे लोग पहले से ही कैदी थे, फिर भी उन्होंने चू फेंग के प्रति अपनी नफरत व्यक्त की। खास तौर पर सॉन्ग किंग फेंग, बाई युनफेई और लियू xiaoyao। उनकी आंखों के भाव बस जानलेवा थे। यह क्या है? और चू फेंग को अंदर आते देख काले टोड राजा ने भी पूछा। महाराज, यह मानव बच्चा अभी अभी हमारे इलाके में घुस आया था, इसलिए हमने उसे पकड़ लिया। उसकी शक्ल देखकर लगता है कि वह भी प्रतिष्ठित विला से ही आया होगा। स्वर्ग के एक राक्षसी जानवर ने समझाया। ओह! उन शब्दों को सुनने के बाद काले टोड राजा की रक्तलाल बड़ी आंखें बेतहाशा घूम गईं, क्योंकि उसने चू फेंग का आकलन करना शुरू कर दिया था। हे, तुम गलत समझ रहे हो। मैं प्रतिष्ठित विला का हिस्सा नहीं हूँ। असल में मैं बस वहां से गुजरा था और मेरा वास्तव में अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। चू फेंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, और वह जो जानता था कि ज़ीजुआन युवान संभवतः अंधेरे में छिपा हुआ था, उन राक्षसी जानवरों से डरता नहीं था। चू फेंग के अनुमान से, चाहे काला टोड राजा कितना भी अधिक शक्तिशाली क्यों न हो, ज़ीजुआन युवान की ताकत काले टोड राजा से कम नहीं होगी, और उन दोनों को काफी हद तक समान रूप से लड़ने में सक्षम होना चाहिए। और सच कहे तो, हालांकि राक्षसी जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर सिर्फ ब्लैक टॉड किंग के पास थी। अगर ब्लैक टॉड किंग को रोका जाता, तो ज़ीलिंग और दूसरे लोग बचे हुए राक्षसी जानवरों को संभाल सकते थे। चू फेंग, तुम हमें बचाने आए हो न? लेकिन ठीक उसी समय लियू xiaoyao के हाव भाव बदल गए। उसका चेहरा भावुक हो गया, उसके स्वर में कृतज्ञता थी, और अतुलनीय जोश के साथ उसने चू फेंग को पुकारा। लियू xiaoyao के बदलाव को देखते हुए पहले तो सॉन्ग किंग फेंग और बाई युनफेई को समझ नहीं आया, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने उसके शब्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक अजीब मुस्कान के साथ उन्होंने चू फेंग से भी कहा, चू फेंग, मुझे पता था कि तुम भाईचारे को महत्व दोगे और तुम हमें नहीं छोड़ोगे। तो फिर क्या हुआ? तुमने पहले ही बड़ों को सूचित कर दिया है न? उन्हें जल्दी से जल्दी हमें बचाने के लिए आना चाहिए न? चू फेंग, अभी भी तुम ही प्रभावशाली हो। रास्ते में तुम ही हो जिसने सबसे ज्यादा राक्षसी जानवरों को मारा है, और इस घटना के खत्म होने के बाद मुझे यकीन है कि विला प्रमुख किनलेई तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। हे भगवान, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी योजनाएं बहुत हास्यास्पद हैं, है न? क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा मूर्ख है? चू फेंग ने ठंडी सांस ली और उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। वह जानता था कि लियू xiaoyao और दूसरे लोग हत्या करने के लिए चाकू उधार लेना चाहते थे। वे राक्षसी जानवरों के गुस्से को भड़काने के लिए कुछ झूठ बोलना चाहते थे, और चू फेंग को मारने के लिए राक्षसी जानवरों के हाथ उधार लेना चाहते थे। हालांकि ब्लैक टॉड किंग स्पष्ट रूप से बहुत बुद्धिमान था, और उसने देखा कि चू फेंग के पास लियू xiaoyao और अन्य लोगों के साथ कुछ पिछली घटनाएं थीं। इसलिए उसके बदसूरत चेहरे पर अजीब सा भाव उभरा और उसने कहा, तो ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को जानते हैं। हम जानते हैं, बेशक हम जानते हैं।
वह हमारा अच्छा भाई है और मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि उसे मत छुओ, वरना उसके पिता निश्चित रूप से तुम्हारे 1000 राक्षस पर्वत पर कब्जा कर लेंगे। लियू शियाओयाओ ने इसे ऐसे ही नहीं छोड़ा और उसने झूठ गढ़ना जारी रखा। ये सही है, चू फैंग के पिता राक्षसी जानवरों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। हर दिन उसके पिता राक्षसी जानवरों को खाते हैं और चू फैंग के घर में बिस्तर राक्षसी जानवरों के फर से बना है। बाय यूनिफेई ने यह भी कहा, क्या तुम में अब और बेशर्मी दिखाने की हिम्मत है? दूसरों को फंसाने में तुम्हें इतना स्पष्ट होने की जरूरत नहीं है न? क्या तुम सच में सोचते हो कि हर किसी की बुद्धि तुम्हारे जैसी ही है? चू फैंग ने खंडन किया। हाँ, दिलचस्प। तो लगता है कि आप सभी के बीच कोई कहानी है। छोटी गाय, असल में क्या हुआ? मुझे कहानी बताओ। काले टोड राजा पहले तो जोर से हंसा, फिर बाद में उसने पास में मौजूद गाय के सिर वाले राक्षसी जानवर की ओर अपना हाथ हिलाया। वह राक्षसी जानवर दूसरों से अलग था क्योंकि उसने इंसानों के कपड़े पहने हुए थे। वह काले टोड राजा के पास गया और सम्मान से भरे चेहरे के साथ कहा, तो यह इस तरह है मेरे राजा, इस लड़के का नाम चू फैंग है और आप सभी के कदम उठाने से पहले वह वहां पर उस महिला पर हिंसक होना चाहता था, लेकिन उसे मनुष्यों के इस समूह ने खोज लिया। इसलिए मनुष्य क्रोधित थे और चू फैंग को मारना चाहते थे, फिर भी वे कुछ नहीं कर सके क्योंकि चू फैंग भाग गया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में हमारे पास वापस भाग गया। उस पल चू फैंग को भी अंततः पता चल गया कि गाय के सिर वाला राक्षसी जानवर ही जासूस था जो उनके भीतर घुस आया था, अन्यथा उसके लिए इस तरह की चीजों को जानना संभव नहीं होता। हाँ, तो यह ऐसा है। वास्तव में द्वेष है। मनुष्य तो मनुष्य ही है और हर एक मनुष्य निर्दयी और घृणित जीव है। तुम अपने दुश्मन को मारने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो, लेकिन तुम मुझे कुछ ज्यादा ही कम आंक रहे हो, है न? सच्चाई जानने के बाद ब्लैक टॉड किंग ने लियू शियाओयाओ और अन्य लोगों को तिरस्कार से देखा। उसके बाद चू फैंग की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया, चू फैंग नामक व्यक्ति को भी उनके साथ फेंक दो। साथ ही मानव बच्चों के दूसरे समूह को भी यहाँ ले आओ। आज रात मैं एक दिलचस्प खेल खेलना चाहता हूँ। ब्लैक टॉड किंग के आदेश के बाद चू फैंग को लियू झिझुन और अन्य लोगों के बीच फेंक दिया गया। हालांकि लियू झिझुन और अन्य लोग उसी समय चू फैंग को मारना चाहते थे, लेकिन वे असहाय थे क्योंकि वे भी कैदी थे, इसलिए वे केवल चू फैंग को धमकाने के लिए अपनी निगाहों का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन दुख की बात है कि चू फैंग ने उनकी निगाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और क्योंकि वह तुलनात्मक रूप से ज़ीलिंग के करीब था, चू फैंग ने फुर्ती से अपने शरीर को घुमाया और चेहरे की परवाह किए बिना वह ज़ीलिंग के पास पहुंच गया। ज़ीलिंग, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ। चू फैंग ज़ीलिंग के कान के पास गया और धीमी आवाज में कहा। ज़ीलिंग ने पहले चू फैंग को देखा, फिर ज़ियाले को देखा जो समूह के भीतर थी। उसके बाद उसने ठंडे स्वर में सूंघने से पहले चू फैंग को घूरा, अपना छोटा सा चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ओह, तुम्हें जलन हो रही है। ये देखकर चू फैंग पहले तो हंसा, लेकिन जब उसने देखा कि ज़ीलिंग अभी भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसने खुद को समझाया, तुम सच में ज़ियाले द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं करोगे। अपनी बुद्धि और विवेक से क्या तुम यह नहीं देख सकते कि मुझ पर गलत आरोप लगाया गया था? चू फैंग, तुम बदमाश हो। जूनियर ज़ीलिंग से दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये देखकर कि चू फैंग ज़ीलिंग को दुर्व्यवहार से परेशान कर रहा था, लियू झिझुन जो दूर था गुस्से से जल उठा और जोर से चू फैंग पर चिल्लाया, आओ, मुझे देखने दो कि तुम मुझे कैसे मारने जा रहे हो। ये देखकर न केवल चू फैंग ने ज़ीलिंग को नहीं छोड़ा, बल्कि वह लगातार ज़ीलिंग के शरीर से रगड़ता रहा। जहां तक ज़ीलिंग की बात है, चाहे वह कैसे भी बच निकले, वह बच नहीं सकती थी और ऐसा लग रहा था जैसे चू फैंग ने खुद को दागदार कर लिया था। इसलिए अंत में वह केवल शक्तिहीन होकर हार मान सकती थी और चू फैंग को अपने करीब आने दे सकती थी। चू फैंग, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से जिंदा न जाओ वरना मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। उस पल लियू झिझुन ने अपने दांत पीस लिए और उसके चेहरे के साथ छिद्रों से धुआं निकलने लगा। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी पीछे मुड़ गईं और ऐसा लग रहा था कि वह चू फैंग से हल्का नाराज नहीं था। चुप रहो, अगर तुमने फिर से इतना शोर मचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। ठीक उसी समय स्वर्गलोक के राक्षसी जानवर को ये पसंद नहीं आया कि लियू झिझुन ने इतना शोर कैसे मचाया। वह चला गया और लियू झिझुन के शरीर पर पैर रख दिया, फिर उसके चेहरे को जमीन पर पटक दिया और यहाँ तक कि उसका माथा फट गया और उसके मसूड़ों से खून बहने लगा। उस रूप को दयनीय कहा जाता था और जब उन्होंने वह दृश्य देखा
तो सभी ने अपना मुंह बंद कर लिया और चू फैंग को धमकाने के लिए बोलने की हिम्मत नहीं की। वे केवल चू फैंग को देख सकते थे क्योंकि वह जी लिंग के शरीर से लगातार रगड़ रहा था और उससे कुछ छोटे मोटे लाभ उठा रहा था। कुछ ही देर बाद लोगों का एक समूह दूसरी तरफ से बड़े महल में घुस आया। अपनी नजरें उस ओर केंद्रित करते हुए चू फैंग चौंक गया क्योंकि समूह में उसने कई जानी पहचानी आकृतियां देखी। उनमें गुबो, शूझोग्यू और विश्वात्मा संघ के अन्य लोग शामिल थे। इसके अलावा जी कबीले के लोग भी थे जैसे जी किंगमिंग। यहाँ तक कि वे भी पकड़े गए और उनके रूप को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे चू फैंग और अन्य लोगों से पहले पकड़े गए थे। चू फैंग, यहाँ तक कि आप सभी भी। और चू फैंग और अन्य लोगों को देखने के बाद गुबो और अन्य लोगों के चेहरे सदमे से भर गए क्योंकि इसका मतलब था कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही थी। उसके बाद जी किंगमिंग और अन्य लोग चू फैंग और अन्य लोगों की तरह थे। उन्हें महल के बीच में धकेल दिया गया और वे एक घेरे में बैठ गए। उसी क्षण काले टोड राजा खड़ा हुआ, असाधारण अंदाज में आगे बढ़ा और चू फैंग और अन्य लोगों के सामने पहुंचा। उसी क्षण उसके बदसूरत मेढक चेहरे पर एक मानक मेढक जैसी हल्की मुस्कान प्रकट हुई और उसने कहा, हे सभी बेशर्म इंसानों, क्यों न हम एक दिलचस्प खेल खेलें। अध्याय 370 दूसरों को बचाने के लिए स्वयं का बलिदान करें। खेल। उन शब्दों को सुनने के बाद हर किसी के दिल हैरान हो गए और उनके चेहरे बदल गए, बेहद असहज हो गए, क्योंकि वे सुन सकते थे कि राक्षसी जानवर उनके साथ जो खेल खेलना चाहते थे वह निश्चित रूप से कोई अच्छा खेल नहीं था। राक्षसी जानवर जो हमेशा क्रूर थे, संभवतः उन्हें यातना देने वाले थे। हाँ, हालांकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से नीच, बेशर्म और दुष्ट हृदय वाले होते हैं, लेकिन ये कहना होगा कि कुछ मानव महिलाएं वास्तव में बहुत अच्छी दिखती हैं। आज यहाँ की महिलाएं काफी दुर्लभ सुंदरियां हैं। जैसे ही ब्लैक टॉड किंग ने कहा, उसने अपना खुरदुरा हाथ एक सुंदरी के चेहरे की ओर बढ़ाया और उसे छू लिया। टिल्ड नहीं। ये देखकर मादा तुरंत भयभीत होकर चीखने लगी और उसका चेहरा भय से भर गया। रुको, ब्लैक टॉड किंग, उतावलेपन से काम मत करो। हम किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर तुमने बेतहाशा काम करने की हिम्मत की तो मेरा प्रतिष्ठित विला तुम्हें ऐसा करने नहीं देगा। लियू झेझुन चिल्लाया, बकवास, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे प्रतिष्ठित विला से डरता हूँ? हालांकि लियू झेझुन के ये कहने के बाद ब्लैक टॉड किंग की अभिव्यक्ति बदल गई और वह क्रोधित हो गया। एक विचार के साथ असीम स्वर्ग शक्ति की एक परत बाहर निकली और लियू झेझुन की छाती से टकरा गई और उसे उड़ा ले गई। मजबूत बल के कारण लियू झेझुन ने हवा में ही एक कौर खून थूक दिया और वह पूरे फर्श पर फैल गया। इसके तुरंत बाद एक और विचार के साथ ब्लैक टॉड किंग के अंदरूनी हिस्से से असीम चूषण शक्ति निकली। इसने लियू झेझुन को वापस खींच लिया, जो अभी तक जमीन पर नहीं गिरा था, और उसे उसके सामने 1 मीटर हवा में लटका दिया। बेटे, यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे प्रतिष्ठित विला से डरता हूँ, और उससे भी ज्यादा अपने प्रतिष्ठित विला को इतना धार्मिक मत बनाओ। जहाँ तक तुम किस तरह के कूड़ेदान हो, इस बारे में मुझसे ज्यादा कोई और नहीं जानता। तुमने अभी क्या कहा? क्या ये था कि अगर मैंने उसे छुआ तो तुम्हारा प्रतिष्ठित विला मुझे ऐसा करने नहीं देगा? ब्लैक टॉड किंग की रक्त लाल आंखें, जो 2 मुट्ठियों जितनी बड़ी थी, गुस्से से लियू झेझुन को घूर रही थी, जो दर्द से भरे चेहरे के साथ हवा में लटका हुआ था। जब उसे ऐसी भयावह नजर का सामना करना पड़ा तो लियू झेझुन को स्पष्ट रूप से कोई आत्मविश्वास नहीं था और उसने सीधे जवाब देने की हिम्मत नहीं की। हे भगवान, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। लेकिन ठीक उसी समय काले टोड राजा का एक जोरदार थप्पड़ आया और लियू झेझुन के चेहरे के साथ साथ उसके शरीर पर भी वार किया। इस बार पिछली बार की तरह लियू झेझुन जमीन पर नहीं गिरा। गिरने से पहले उसे ब्लैक टॉड किंग की भयानक चूषण शक्ति ने वापस खींच लिया। उस समय लियू झेझुन के चेहरे का दाहिना हिस्सा पहले से ही बहुत सूज गया था। ये पूरी तरह से असामान्य होने की हद तक लाल हो गया था और यह एक भरवा रोटी की तरह लग रहा था। ये देखा जा सकता था कि ब्लैक टॉड किंग का थप्पड़ कितना शक्तिशाली था। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब दो। क्या ऐसा है कि अगर मैंने उसके साथ कुछ किया तो तुम्हारा प्रतिष्ठित विला मुझे माफ नहीं करेगा? काले टोड राजा ने उस मादा की ओर इशारा किया जिसे उसने छुआ था और जोर से पूछताछ की। उसकी आवाज तेज और स्पष्ट थी, जैसे कि गर्जना, और उसने पूरे महल को हिला दिया। उस स्थिति का सामना करते हुए लियू झेझुन की नजरें चमक उठी, मानो वह कोई ऐसा उत्तर सोच रहा हो जिससे वह अपनी जान बचा सके। इसलिए अंत में उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, लानत है तुझ पर। लेकिन किसने सोचा होगा कि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काले टोड राजा ने उसके चेहरे के बाईं ओर एक और जोरदार थप्पड़ मारा।
इस बार ताकत पिछली बार जैसी ही थी, इसलिए लियू जिजुन के चेहरे का बायां हिस्सा भी सूज गया और उसका सुंदर चेहरा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अगर मैं उसे छू लूं, तो तुम्हारा प्रतिष्ठित विला मुझे ऐसा करने नहीं देगा। तो जब मैंने उसे छुआ ही नहीं, जब मैंने तुम सबको नहीं पकड़ा, तो क्या तुम्हारा प्रतिष्ठित विला हमें भागने देगा? मुझे मत बताओ कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रतिष्ठित विला के लोग अभी क्या कर रहे हैं। अभी वे मेरे 1000 राक्षस पर्वत के जीवन का वध कर रहे हैं, और इससे पहले मेरे 1000 राक्षस पर्वत ने कभी भी तुम्हारे प्रतिष्ठित विला को अपमानित नहीं किया था। लेकिन तुम बेहतर तरीके से सुनो, यह मत सोचो कि तुम जीत गए हो, यह मत सोचो कि हम तुमसे डरते हैं। तुम्हारा प्रतिष्ठित विला केवल साधारण लोगों का एक समूह है। शुरू से ही तुम हमारी चालों में फंस चुके हो। अभी वे शायद बच नहीं सकते और वे जल्द ही मर जाएंगे। तुम अभी भी उनके द्वारा तुम्हें बचाए जाने का इंतजार कर रहे हो। सपने देखो। हाँ हाँ हाँ। अचानक ब्लैक टॉड किंग पागलों की तरह हंसा। ऐसा नहीं लगा कि वह अपनी जीत की घोषणा कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह अपना गुस्सा निकाल रहा था। बेशर्म इंसानों, तुम्हें अपने लालच और महत्वाकांक्षा की कीमत चुकानी चाहिए। जैसे ही उसने बात की, ब्लैक टॉड किंग ने मादा को जमीन से वापस ऊपर उठाया। फिर तुरंत बाद उसने अचानक खींचा और कुछ फटने की आवाज के साथ उसने मादा की स्कर्ट को चीरकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा और आकर्षक शरीर सब कुछ बिना कुछ बचे हुए दिखाई दे रहा था, और जो कुछ बचा था वह सिर्फ लाल रंग का अंडरगारमेंट था जो उसके सामने को ढांक रहा था। आह टिल्ड टिल्ड टिल्ड। उसी क्षण मादा ने अपनी बाहें छाती के सामने मोड़ लीं और चीख पड़ी, लेकिन काले टोड राजा को उसकी परवाह क्यों थी? इसलिए अपनी बड़ी आस्तीन की लहर के साथ उसने उसे गाय के सिर वाले राक्षसी जानवर के पास फेंक दिया। छोटी गाय, तुम्हारी सराहनीय जासूसी के कारण ये लड़की तुम्हें पुरस्कृत की गई है। खुद को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक वह मर न जाए उसके साथ खेलते रहो। हा 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 टिल्ड टिल्ड टिल्ड। काले टोड राजा पागलों की तरह हंसा। धन्यवाद मेरे राजा। उस गाय के सिर वाले राक्षसी जानवर ने खुद को नहीं रोका और उसने मादा को जमीन पर दबा दिया, अपने बड़े हाथ से खींचा और मादा की छाती के सामने बचे लाल रंग के अधोवस्त्र को फाड़ दिया, जिससे एक जोड़ी मजबूत छोटे सफेद खरगोश प्रकट हो गए। हाँ हाँ, सचमुच बहुत सुंदर। जैसे ही उसने ऐसी अद्भुत सुंदरता देखी, गाय के सिर वाले राक्षसी जानवर की आंखें तुरंत चमक उठी और उसके नीचे एक विशाल चीज जो एक हथियार की तरह थी, उठी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वह महिला डर से मरी हुई सी सफेद हो गई थी और उसकी आत्मा लगभग उड़ गई थी। वह पागलों की तरह मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन ऐसी स्थिति में उसे बचाने की हिम्मत कौन करेगा? रुको। ठीक उसी समय एक पुरुष खड़ा हुआ और गुस्से से चिल्लाया। वह व्यक्ति अपनी उम्र को देखते हुए 30 साल के करीब लग रहा था। उसकी शक्ल सूरत साधारण थी और उसमें कोई खास बात नहीं थी। उसकी साधना गहन क्षेत्र के 7वें स्तर पर थी और आमतौर पर उसकी साधना को कमजोर नहीं माना जाता था, लेकिन जब उसकी उम्र की तुलना विवाह समारोह में भाग लेने वाले अन्य लोगों से की गई तो वह बहुत ही औसत दर्जे का लगा। हालांकि इस तथ्य के बावजूद कि उसकी उपस्थिति सामान्य थी और उसकी साधना बहुत अधिक मजबूत नहीं थी, उसकी हिम्मत समूह से बढ़कर थी और उसने वास्तव में महिला के लिए इस तरह के समय में खड़े होने का साहस किया था। ओह, कोई है जो इतराने और हीरो बनने की हिम्मत रखता है। बुरा नहीं है, तुम में हिम्मत है। तुम किसी व्यक्ति को बचाना चाहते हो, है न? यह मत कहो कि मैं तुम्हें मौका नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो बदले में अपनी जान दे दो। क्या तुम्हारी हिम्मत है? काले टोड राजा ने उस आदमी की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं हिम्मत करता हूँ। जब तक तुम उसे जाने दोगे, मेरी जान ले लो। वह भाई बिल्कुल न्यायप्रिय था और उस महिला को बुरी तरह से अपवित्र होने से बचाने के लिए वह वास्तव में अपनी जान देने को तैयार था। हालांकि हर कोई देख सकता था कि जैसे ही वह महिला को देखता था, उसकी आंखों में भाव गायब हो जाते थे और ऐसा लगता था कि उसके मन में उस महिला के प्रति कुछ विशेष श्रद्धा की भावनाएं थीं। अच्छा, तुम में हिम्मत है। आओ, उसे बाहर निकालो। छोटी गाय, उस लड़की को छोड़ दो। बाद में मैं तुम्हें खेलने के लिए एक और लड़की दूंगा। काले टोड राजा ने कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चल सकता हूँ। उस पुरुष की नज़र मशाल की तरह थी, जैसे उसने मरने का संकल्प कर लिया हो। जब उसे अनगिनत नजरों ने घूरा तो वह धीरे धीरे लोगों के समूह से बाहर चला गया। उसी समय जो महिला नंगी थी, उसने भी जल्दी से अपना स्कर्ट पहना और फिर से लताओं से बंध जाने के बाद वह लोगों के समूह में वापस चली गई। लेकिन क्या यह इसलिए था कि वह हल्की सी भयभीत नहीं थी, या इसलिए कि वह शुरू में दूसरों के प्रति उदासीन थी?
जब उसके कंधे उस आदमी के कंधे से टकराए जिसने उसे बचाया था, तो उसने धन्यवाद के एक शब्द भी नहीं कहे। उस स्थिति के कारण नर के हाव भाव बदल गए। ये देखा जा सकता था कि वह उस मादा को सचमुच पसंद करता था, अन्यथा वह उसे बचाने के लिए अपनी जान नहीं देता। ये परिणाम स्पष्ट रूप से वह नहीं था जिसकी उसने अपेक्षा की थी, क्योंकि यद्यपि वह मादा के स्थान पर मरने जा रहा था, फिर भी उसने उसकी आंखों में सीधे देखा तक नहीं। उस समय ब्लैक टॉड किंग ने उस आदमी का आकलन किया जो लोगों के समूह से बाहर चला गया था, फिर लियू जिजुन की ओर देखा जो उनके बगल में था और कहा, मैं कहता हूँ, तुम प्रतिष्ठित विला के सबसे बड़े शिष्य हो, फिर भी तुम एक बाहरी व्यक्ति से भी कमतर हो। सच में तुम कूड़ा हो।